यस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे सब लोग? होप सो आप सब लोग बहुत बढ़िया रहेंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। सो नवंबर 2020 एग्जाम जो लोग दे रहे हैं, रिवीजन चल रहा होगा, होप सो अच्छा चल रहा होगा, बड़ी मस्त वाली पढ़ाई कर रहे होंगे आप लोग। और उसी रिवीजन में सपोर्ट करने के लिए आपके आईसीआई ने रिवीजन टेस्ट पेपर आरटीपी डिक्लेयर किया है, आरटीपी निकाला है। और आज हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं उस आरटीपी में क्या कुछ नया है, क्या है आरटीपी में, वो मैं आपको बताने वाला हूं। और उसके बाद में लास्ट में मैं आपके लिए एक सरप्राइज भी रखा है आप लोगों के लिए। लास्ट में सरप्राइज क्या है? अरे मोटिवेशन नहीं, मोटिवेशन तो रहता ही है हर बार, इस बार कुछ और सरप्राइज है आपके लिए, ठीक है? तो वो अपन लेक्चर के लास्ट में देखेंगे। लास्ट के 2-4 मिनट में मैं आपको बताऊंगा उस चीज के बारे में। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सर हमको आरटीपी कहां पे मिलेगा? तो आरटीपी के लिए आपको कोई नहीं कर कुछ ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आप आईसीआई की वेबसाइट पे जाओ और आईसीआई की वेबसाइट पे जाने के बाद आपको स्टूडेंट्स में जाना है और स्टूडेंट्स में जाने के बाद आपको डायरेक्ट टेक्स्ट पेपर नंबर 7 और उसमें आपको रिवीजन टेस्ट पेपर पे जाना है। नवंबर 2020 दे रखा है, उस पर आपको क्लिक करना है। और जैसे ही आप नवंबर 2020 पे क्लिक करते हो, आपके यहां पे आरटीपी खुल जाती है। इस आरटीपी को आपको डाउनलोड करना है, इसका प्रिंट आउट ले लेना है। बेटर रहेगा आप लोग इसका प्रिंट आउट लोगे तो। सब लोग इसका प्रिंट आउट ले लो और प्रिंट आउट लेने के बाद हम है वो आरटीपी का डिस्कशन स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलो, तो जो तुम्हारा आरटीपी है उस आरटीपी में सबसे पहले तो वही तुम्हारे अमेंडमेंट से रिलेटेड चीजें दे रखी है। बट दिस अमेंडमेंट्स इज ऑलरेडी कवर्ड इन द सेपरेट लेक्चर। आप सेपरेट लेक्चर देख सकते हो, कोई ज्यादा अमेंडमेंट नहीं है। देयर आर ओनली 3-4 few notification or circular that I already explained in the another lecture, so you can check that lecture for that particular amendment part. Directly we are moving to the क्वेश्चन आंसर पार्ट एंड फर्स्ट पार्ट इज रिलेटेड टू द एमसीक्यूज। सो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली एमसीक्यूज पे जाते हैं और हम लोग एमसीक्यूज पे जाते हैं। चलो ऑन द पेज नंबर, तो ऑन द पेज नंबर 28, तो आप लोग 28 पे आओ यहां पे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस दे रखे हैं, एमसीक्यूज दे रखे हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करना चालू करते हैं एमसीक्यूज को। एक बात बता दूं, इस बार एमसीक्यूज है वो नए एमसीक्यूज है, कुछ अच्छे एमसीक्यूज है। तो देखते हैं। देखो, आप लोग पहले खुद भी ट्राई करोगे और अगर आपको खुद से आंसर नहीं मिलता है तब आप इस वीडियो की हेल्प लोगे। अगर आप डायरेक्टली वीडियो की हेल्प लेते हो, मैं नहीं चाहता, एक बार आप खुद पढ़ो, खुद ट्राई करो और उसके बाद जो है वो मेरा एक्सप्लेनेशन देखो। अगर आपसे आंसर नहीं मिलता है तब आप ये वाला वीडियो है वो एक्सप्लेनेशन पार्ट के लिए देखोगे। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन जो दे रखा है, the following are the details relating to the 4 resident entity. Resident entity, that is AB and company, LM and company, PQ and company, XY and company for the previous year 1920 से रिलेटेड आपको ये डिटेल दे रखी है। सबसे पहली चीज, इनका नेचर ऑफ बिजनेस या प्रोफेशन दे रखा है। AB and कंपनी एक पार्टनरशिप फर्म है, LM एंड कंपनी है वो भी एक पार्टनरशिप फर्म है, PQ एंड कंपनी है जो कि एक LLP है, और XY एंड कंपनी है वो भी आपकी एक पार्टनरशिप फर्म है। अब एक चीज समझना, आगे क्या दे रखा है, नेचर ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन। AB एंड कंपनी इज हैविंग द रिटेल ट्रेडिंग बिजनेस। LM एंड कंपनी, that is firm, is having a business of plying, hiring and leasing of goods carriages, that is transporter business basically. PQ and company is a LLP, they are having the wholesale trading business. And XY and company, that is partnership firm, they are the interior decorator. Interior decorator is basically a professional. Interior decorator covered under the professional, so they are professional firm. System of accounting, AB and company follow mercantile system, LM and company follow the cash system, PQ company follow the mercantile, and XY company follow the cash system. After that they have given you the turnover and gross receipt detail. So first, retail trading, your gross receipt is 200 lakhs. 200 lakhs means 2 crore. Here for LM and company 101 lakhs, PQ and company 100 lakhs, and XY and company turnover is given as 50 lakhs. Amount received by way of the RTGS or NEFT, RTGS or NEFT in the previous year 1920 itself. मीन्स इसी साल में आपको पैसा मिल गया, और वो पैसा कैसे मिला है आपका, आरटीजीएस एनएफटी से, मीन्स ऑनलाइन आपको पैसा मिल गया, और दैट इज इंक्लूडेड इन द 0.3 अबोव। मीन्स वॉट एवर योर ग्रॉस टर्नओवर और ग्रॉस रिसीट दे रखा है, इस 200 में ये इंक्लूड है। तो 150 मिला फर्स्ट वाली फर्म को, सेकेंड को 80, थर्ड को 70 एंड फोर्थ को 45 लाख मिला। अमाउंट रिसीव्ड बाय वे ऑफ द कैश इन द प्रीवियस ईयर, मींस करंट ईयर में आपको जो कैश मिला वो कैश आपको 30, 21, 10 एंड 5 लाख मिला।
amount received by way of the RTGS or NEFT between 1st April 2020 and 30th September 2020। अपना प्रीवियस ईयर 1920 है, तो 1920 के एंड के बाद 1 अप्रैल 2020 से लेके 30 सितंबर 2020 तक आपको जो पैसा मिला वो आरटीजीएस एनईएफटी से मिला। पहली वाली जो फर्म है उसको मिला 20 लाख, सेकंड को कुछ नहीं और थर्ड वाले को 20 लाख है वो आपको मिला है। आपसे कुछ और डिटेल दे रखी है, वर्किंग पार्टनर का आपको सैलरी दे रखा है और वर्किंग पार्टनर का सैलरी दे रखा है। पहले वाले का 5 लाख, सेकंड इज 1.5 लाख, थर्ड इज 3 लाख एंड फोर्थ इज 5 लाख। इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल दैट इज 12% पेड टू द पार्टनर, मींस पार्टनर को जो इंटरेस्ट दिया है एज पर सेक्शन 40B 12% अलाउ होता है। 1,50,000 एंड 2 लाख है वो आपको इंटरेस्ट दे रखा है। उसके बाद आपसे पूछा है प्रॉफिट एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन एज पर सेक्शन 44AA, मींस अगर वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाते हैं तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स के हिसाब से उनका जो प्रॉफिट है दैट इज आफ्टर डिडक्टिंग वर्किंग पार्टनर सैलरी एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मींस ऑलरेडी सैलरी पार्टनर का सैलरी और तुम्हारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो डिडक्ट करने के बाद फर्स्ट का 5.6 लाख है, सेकंड का 4.1 लाख है, थर्ड का 4.5 लाख है एंड लास्ट का 20 लाख है आपका प्रॉफिट एज पर द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। नंबर ऑफ व्हीकल ओन एंड नंबर ऑफ व्हीकल ओन बाय द, एक ही कंपनी है जो ट्रांसपोर्टर बिजनेस में था दैट इज द बेसिकली एलिमेंट कंपनी, पार्टनरशिप फर्म है, वो ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस में थे, उनके पास 10 व्हीकल है। तो देखो अगर मैक्सिमम 10 व्हीकल है तो वो कौन सा वाला बेनिफिट ले सकते हैं, वो बेनिफिट ले सकते हैं 44AE का। देखते हैं आगे क्या दे रखा है। It may be assumed that partner salary and interest, it may be assumed that partner salary and interest are authorized by the partnership deed, relates to the period after the partnership deed and is within the permissible limit laid down under section 40B। तो आपसे बोल रहे हैं कि ये अज्यूम करो कि पार्टनरशिप डीड में सैलरी और इंटरेस्ट का क्लॉज है और जो भी इनको दे रखा है वो आपका लिमिट के अंदर है और ये प्रोस्पेक्टिव दिया गया है, रेट्रोस्पेक्टिव नहीं दिया गया, बिकॉज रेट्रोस्पेक्टिवली देते हैं तो अलाउ नहीं होता है। द डिटेल ऑफ व्हीकल ओन बाय मेसर्स एलिमेंट कंपनी आर एज फॉलो, जो एलिमेंट कंपनी है उनके जो व्हीकल्स का डिटेल है वो आपको दे रखा है। तो टोटल उनके पास 10 व्हीकल है। अब ये ग्रॉस व्हीकल वेट आपको दे रखा है केजीज में। अब एक बात समझना, केजीज मतलब 1000 केजीज इज अ 1 टन होता है। तो मैं यहां पे बोल दूं 8 टन के आपके पास 3 नंबर ऑफ व्हीकल है, डेट ऑफ परचेज दे रखी है और डेट व्हेन इट इज फर्स्ट पुट टू यूज है वो आपको दे रखा है। सेकेंड व्हीकल है जो 9000 केजी का है और आपको ये डिटेल दे रखी है करके, ठीक है। अब अपन एक एक क्वेश्चंस पे चलेंगे तो क्वेश्चन से ही अपने को पता चलेगा इसमें निकालना क्या है। फ्रॉम द डिटेल गिवन बिलो चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू द क्वेश्चन गिवन बिलो। आपको क्या करना है, बेस्ट जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है वो आपको बताना है। सबसे पहला, विच ऑफ द four entities are eligible to declare income on the presumptive basis under the Income Tax Act 1961 for the assessment year 2021। अब देखो प्रिजम्पटिव बेसिस टैक्सेशन में कौन कौन सी सेक्शन आती है, अगर मैं आपको बोलूं, एक तो तुम्हारी आती है 44AD आती है, एक तुम्हारी 44AD आती है, एक 44AE आती है करके, ठीक है। ये तो 3 आती है। उसके बाद में हम नॉन रेजिडेंट के लिए 44B, 44BBA, 44BB, 44BBB एंड ऑल दैट इज एप्लीकेबल टू नॉन रेजिडेंट एंड ऑल। सो यहां पे जो डिटेल दे रखी है बेसिकली ये रेजिडेंट वाली डिटेल दे रखी है। तो रेजिडेंट के लिए बेसिकली 3 आपकी सेक्शन लग सकती है। एक तो तुम्हारा 44AD लग सकता है दैट इज द 8% और 6% ऑफ टर्नओवर, एंड दूसरा तुम्हारा जो है वो 44AD लग सकता है। चलो देखते हैं कौन कौन से प्रिजम्पटिव बेसिस टैक्सेशन ले सकता है। अगर मैं पहली बात करूं तो ये सब, पहली चीज तो इन्होंने बोला है कि ऑल आर द रेजिडेंट एंटिटी, ठीक है। सबसे पहले AB एंड कंपनी इज अ पार्टनरशिप फर्म, इनका रिटेल ट्रेडिंग का बिजनेस है, मींस दे आर एंगेज्ड इन द बिजनेस एंड बेटा उनका जो टर्नओवर है वो 200 लाख है, एग्जैक्टली मैं बोलूं 2 करोड़ का टर्नओवर है। तो क्या ये लोग 44AD का बेनिफिट ले सकते हैं, यानी 44AD इज एप्लीकेबल टू रेजिडेंट इंडिविजुअल, रेजिडेंट HUF, रेजिडेंट पार्टनरशिप फर्म बट अदर देन LLP। इफ योर टर्नओवर इज अप टू 2 करोड़ यू कैन ऑप्ट द 44AD। सो आंसर इज यस, दे कैन ऑप्ट। ये लोग ले सकते हैं। कौन सी सेक्शन ले सकते हैं, 44AD है वो ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी चीज,
एलिमेंट कंपनी है, दे आर द बेसिकली एंगेज्ड इन द पार्टनरशिप फर्म एंड दे आर एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ प्लाइंग हायरिंग बिजनेस। सो इनके पास 10 व्हीकल ही है, इनके पास 10 व्हीकल है, क्या ये 44 ए ले सकते हैं? आंसर इज यस। 44 ए जो है ना, दैट इज एप्लीकेबल टू ऑल एसएससी वेदर रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट, एंड यू आर होल्डिंग द मैक्सिमम 10 व्हीकल, मींस 10 से ज्यादा नहीं होना चाहिए एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। यू कैन ऑप्ट द सेक्शन 44 ए सेक्शन, सो हियर दे कैन ऑप्ट द सेक्शन 44 ए, इसमें कोई दिक्कत लग नहीं रही है। नेक्स्ट पार्ट, PQ एंड कंपनी, दे आर हैविंग द LLP, ये बेसिकली एक LLP है और होलसेल ट्रेडिंग में बिजनेस है। तो एक बात बताओ, बिजनेस के केस में आप 44 AD ले सकते हो, बट 44 AD इज नॉट एप्लीकेबल टू LLP, रेजिडेंट इंडिविजुअल, रेजिडेंट HUF, रेजिडेंट पार्टनरशिप फर्म अदर देन LLP। तो बेटा ये 44 AD नहीं ले सकते। 44 AD ये प्रोफेशनल के लिए होती है, वो भी नहीं ले सकते। 44 A ले सकते हैं, नहीं, वो ट्रांसपोर्टर के लिए होती है, तो ये नहीं ले सकते। लास्ट, XY एंड कंपनी पार्टनरशिप फर्म है, रेजिडेंट है, इंटीरियर डेकोरेटर है, इंटीरियर डेकोरेटर मींस प्रोफेशनल है। अब एक बात समझना, इनका ग्रॉस रिसिट है वो अप टू 50 लाख ही है, एग्जैक्टली अप टू 50 लाख है। माय क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू, कैन दे ऑप्ट सेक्शन 44 ADA? आंसर इज यस, ये लोग 44 ADA है वो आपकी ऑप्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं बता दूं यहां पे जो 3 लोग ऐसे हैं जो आपके प्रिजम्पटिव बेसिस टैक्सेशन ले सकते हैं, AB एंड कंपनी, LM एंड कंपनी एंड XY एंड कंपनी। सो योर राइट आंसर विल be right answer will be AB and company, LM and company and XY and company. So D will be the right answer of this particular question. Now next part, question number 2. What is the business income to be declared by AB and company and PQ and company? AB and company is the first one and PQ and company for the assessment year 2021. Assuming that the entity wish to make the maximum tax saving without getting their books of accounts audited, means they don't want to audit their books of accounts, means ये presumptive basis taxation लेना चाहते हैं। अगर मान लो इनको ऑडिट नहीं करवानी है, बात कर रहे हैं AB एंड कंपनी एंड PQ एंड कंपनी, तो AB एंड कंपनी एंड PQ एंड कंपनी को अगर ये करना है तो उस केस में उनकी बिजनेस की इनकम कितनी होगी? ऑडिट नहीं करवाना, ये चाहते हैं ऑडिट नहीं करवाना। कौन? AB एंड कंपनी एंड PQ एंड कंपनी। अब एक बात बताओ, जब मैं बात करूं AB एंड कंपनी की, दैट इज द फर्स्ट रिटेल ट्रेडिंग वाला बिजनेस। अब एक बात बताओ, AB एंड कंपनी है वो 44 AD ले सकती है, तो 44 AD ले सकती है, तो ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है। अब अगर आप 44 AD अगर आप लेते हो तो आपकी इनकम कितनी होती है? 8%। PGBP इनकम इज 8% ऑफ टर्नओवर, बट इफ योर टर्नओवर इज रियलाइज्ड बाय अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे डिमांड ड्राफ्ट, एनी मोड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम थ्रू बैंक अकाउंट up to the due date of return filing, then you can take the 6%. You can take the 6%. So guys, here turnover is 2 crore. So they can go for the 44 AD. Now try to understand what amount of turnover received by account pay check, account pay demand draft, any mode of electronic clearing system, and what is the cash turnover. So for cash turnover, we will take the 8%, and for the account pay check, account pay demand draft, and electronic clearing system turnover, we will take the 6% as your business income. So here gross turnover is 2 crore. Now next part, amount received by way of the RTGS or NEFT in the previous year 1920 itself. So 1920 itself they receive the 150 lakhs. So I can say that this amount will be multiplied by this amount will be multiplied by this amount will be multiplied by 6%. So just take the 6% of the 150 lakh. So 1 crore 50 lakh multiplied by 6%, it comes to the 9 lakh. So 9 lakh, this income is 9 lakh. Now next part, amount received in cash, you have to multiply by 8%. So 30 lakh multiplied by 8%, it comes to 2 lakh 40,000. And next part, that amount received by way of the RTGS or NEFT, means that is also online like turnover, NEFT, RTGS, but between 1st April 2020 to 30th September 2020. So first thing, make one change, because if SSC follow 44 AD, in that case obviously due date of return filing will be 31st July 2020. Okay, so what I am saying that कि section 44 AD says that कि 6% benefit is available if your turnover is realized by account pay check, account pay demand draft, or any mode of electronic clearing system through bank account up to the due date of return filing. So here due date of return filing will be 31st July 2020. So on this 20 lakh also you have to multiply by 6%. On this 20 lakh also you have to multiply by 6%. So 20 lakh multiplied by 6%, it comes to the 1 lakh and 20,000.
it comes to the 1,20,000. So what will be your total PGBP income in this example? That is 9 lakh plus 2,40,000. 9 lakh plus 2,40,000 plus 1,20,000. It comes to the 12,60,000. 12,60,000 will be your PGBP income. Now guys, whenever you opt section 44AD, is partner remuneration and interest is allowed as deduction? Answer is no. That is not allowed as deduction. So your final PGBP income will be 12,60,000 only. Now they are asking about the PQ and company. What will be the income of the PQ and company? They don't want to audit their books of account, but you know that PQ and company, they can't take the presumptive basis taxation. One more thing, what is the turnover of PQ and company? In this example, turnover of PQ and company is only 100 lakhs, that is 1 crore only. So even they are engaged in the business and turnover is up to 1 crore, then audit is not applicable at all. Audit is not applicable at all. So whatever income as per their books of accounts, that will be their final income. So in this example, their income is of 4.5 lakh. So we will take the 4.5 lakh as an income, and profit as per books of accounts, and after deducting working partner salary and interest on capital, that already they deducted. So when they are going for the normal provision, then partner salary and partner remuneration and interest can be deductible. They already deducted. So income will be 4.5 lakh. So in this example, if they don't want to go for the audit, then their income will be 12,60,000 for the AB and company, and PQ and company is a 4.50. So your right answer in this example, this case, will be the A. A will be your right answer. You got my point or not? अरे बोलो ना, समझा कि नहीं समझा रे? थोड़ा ऐसे हिंदी में बोलते हैं, ठीक लगता है तुम लोगों को. चलो नेक्स्ट पार्ट. What is the business income to be declared by Element Company for the assessment year 2021, assuming that the firm wishes to make maximum tax saving without getting its books of accounts audited? They also don't want to audit their books of accounts, so they will go for the presumptive basis taxation. Element Company, just you have to check what is the income. So Element Company is basically a transporter. Yes, Element Company is a transporter. Transporter, you have to calculate the income on the basis of the vehicle, heavy vehicle, light vehicle, and all people just pay attention. Now what will be the income in case of the heavy vehicle? Heavy vehicle means any vehicle जिसका ग्रॉस व्हीकल वेट है वो 12 टन से ज्यादा है. अगर ग्रॉस व्हीकल वेट 12 टन से ज्यादा है, उसको हैवी व्हीकल बोलेंगे. उस केस में आपका पर मंथ का इनकम 1000 पर टन होगा. मींस 1000 पर टन विल बी योर पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ का इनकम, अगर हैवी व्हीकल है तो. लेकिन अदर व्हीकल है तो 7500 पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ फॉर एवरी व्हीकल है, वो अपन लेंगे. तो अब एक बात बताओ, इसमें से कौन से हैवी व्हीकल है और कौन से तुम्हारे अदर व्हीकल है? और आई कैन से दैट लाइट व्हीकल, मीडियम व्हीकल है. हैवी व्हीकल किसको बोलते हैं? जिसका ग्रॉस व्हीकल वेट है वो 12 टन से ज्यादा है और 12,000 केजी से ज्यादा है. सो अगर मैं इस एग्जांपल की बात करूं तो इस एग्जांपल में आपका जो लास्ट वाला व्हीकल है ना, जिसका देखो 13,000 केजीज है, मींस ये 13 टन का है. सो ओनली देयर इज वन व्हीकल, मींस दिस टू व्हीकल आर द हैवी व्हीकल. These two vehicle are the heavy vehicle. All other vehicle are normal vehicle. All other vehicle are normal vehicle. So I can say that कि यहां से लेके यहां तक ये जितने भी व्हीकल है उसमें हर व्हीकल का पर मंथ का इनकम है वो 7500 आएगा, एंड इसका पर मंथ का इनकम है वो 13,000 आएगा, बिकॉज 13 टन इज अ ग्रॉस व्हीकल वेट. तो ग्रॉस व्हीकल वेट इज अ 13 टन मल्टीप्लाई बाय 1000 पर टन, सो 13,000 विल बी द मंथली इनकम. नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड आप कैसे कैलकुलेट करोगे इनकम. आप एक चीज समझना, यहां पे इनकम निकालते टाइम आपको परचेज की डेट लेनी है या पुट टू यूज की डेट लेनी है? आंसर इज पुट टू यूज से कोई मतलब नहीं है. Whenever you calculate the income under section 44AE, आप कॉम्पैक्ट भी देखना, वहां मैंने एक नोट डाल के दे रखा है कि अगर आपने व्हीकल पुट टू यूज नहीं किया बट आपने ओन किया तो वहां पे आपकी इनकम है वो कैलकुलेट हो जाएगी. यहां पे आपकी इनकम कैलकुलेट करना पड़ेगा. तो कैसे कैलकुलेट करेंगे हम? तो देखो, सबसे पहले आपका ग्रॉस व्हीकल वेट जो 8000 वाला है, आप सब जगह इनकम 7500 लोगे. सो 7500 मल्टीप्लाई बाय 3 व्हीकल. सो जस्ट मल्टीप्लाई बाय 3 व्हीकल, मल्टीप्लाई बाय हाउ मेनी मंथ. सो दे परचेज इन द मंथ ऑफ द मे. सो आई कैन से दैट अप्रैल को छोड़ दो, मे ले लो, तो यहां पे आपके कितने 11 मंथ है. मैं यहां पे पहले मंथ भी लिख लेता हूं. सेकंड वाले में अप्रैल मई जून को छोड़ दो, 3 महीने को छोड़ो, जुलाई लो तो आपका 9 मंथ. आफ्टर दैट अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीने को छोड़ दो तो आपका 8 महीना हो गया. यहां पे आपका 7 महीना हो गया. आफ्टर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च, यहां आपका 5 महीना हो गया, और यहां पे आपका 4 महीना हो गया. दैट इज दिसंबर जैन फेब एंड मार्च. ओके, now calculate the income. So first part, 7500 multiply by 3 vehicle multiply by 11 month
it comes to 7500 multiplied by 3 and multiply by 11, it comes to एक second ना, oh multiply by 11, 7500 multiplied by 3 multiply by 11, it comes to 2,47,500. So 2,47,500. Second is 7,500 multiplied by 2 multiply by 9 month, it's 135. Third is a 7,500 multiply by one vehicle only, multiply by one vehicle, multiply by 8, it comes to the 60,000. After that 7,500 multiply by 1 multiply by 7, it comes to the 52,500. उसके बाद में आपका लास्ट वाला 1 2 3 4 हो गया, 1 2 3 4 हो गया, हाँ 7,500 multiply by one vehicle multiply by 5, that is 37,500, and last is 13,000 multiply by 2 vehicle multiply by 4 month, it comes to the 1,04,000, right? Okay, make the total 1,04,000 plus 37,500 plus 52,500 plus 60,000 and plus 135 plus 247,500, it comes to the 636,500. Now एक चीज समझना, when you opt section 44AE ना, then whatever remuneration and interest paid to the partner, that is allowed as deduction. Means whenever you opt section 44AE, then remuneration interest paid to partner, that is allowed as deduction. 44AD and ADA में नहीं होता. 44AD और ADA में that remuneration interest to partner not allowed, but AE में होता है. So in this example, what is your remuneration and interest to the partner? So in this example, your remuneration and interest to the partner is 1.5 and 0.5. It comes to the 2 lakh. So just reduce the 2 lakh from this amount. So 2 lakh, if you reduce the 2 lakh, then your remaining amount will be 4,36,500. So 4,36,500, that will be 4,36,500, that will be your right answer. Next part. Question number 4. What is the income to be declared by XY and company under the head PGBP for assessment year 2021? For assessment year 2021, assuming that the firm wishes to make the maximum tax saving without getting its books of accounts audited, they want to audit. So here in the last example, that is related to the XY and company. So XY and company is engaged in the professional. So they are professional, their income is a 50, their turnover is 50 lakh, their actual income is 20 lakh. Their actual income is 20 lakh. They have to opt section 44 ADA section, and 44 ADA में कितना परसेंट बताना पड़ता है? 50% बताना पड़ता है. तो 50 लाख का 50% अगर इनको बताना है, ऑडिट नहीं करवानी, क्योंकि अगर ये 50% से कम बताते हैं, 20 लाख बताते हैं, तो इनको ऑडिट वगैरह करानी पड़ेगी. इनको ऑडिट नहीं करना है तो इनका इनकम है वो 25 लाख इनको बताना पड़ेगा. दैट इज योर राइट आंसर. नाउ नेक्स्ट पार्ट. Would your answer in subpart 3rd and subpart 4 change if the firm decide to get their books of accounts audited? ऑब्वियसली देखो 4 वाले पार्ट में अगर मैं बात करूं, 4 वाले पार्ट जो था दैट इज प्रोफेशनल वाला, पहले वो देखते हैं. प्रोफेशनल वाले में आपकी जो इनकम है वो 20 लाख है. प्रोफेशनल वाले में आपकी इनकम 20 लाख है आफ्टर टेकिंग द रेम्यूनरेशन इंटरेस्ट एंड ऑल. सो 20 लाख है. अगर आप 20 लाख बताना चाहते हो तो आपको ऑडिट करवानी पड़ेगी करके, ठीक है. और थर्ड वाला जो पार्ट था वो किससे रिलेटेड था? थर्ड वाला पार्ट वॉज रिलेटेड टू द, या थर्ड वाला पार्ट जो था दैट इज रिलेटेड टू योर लाइक दैट 44 AE वाला. तो 44 AE की अगर मैं बात करूं तो इनके बुक्स ऑफ अकाउंट्स के हिसाब से इनकम कितना आ रहा है? बुक्स ऑफ अकाउंट्स के हिसाब से इनकम आ रहा है 4.10 लाख. 4.10 लाख मींस 4,10,000. बट आपने जो 44 AE के हिसाब से इनकम निकाला दैट इज द 436,500. तो ऑब्वियसली ये ज्यादा है. आप बुक्स ऑफ अकाउंट के हिसाब से अगर आप कम बताते हो तो आपको ऑडिट करवानी पड़ेगी. अगर आप कम बताते हो तो आपको ऑडिट करवानी पड़ेगी. तो योर आंसर इज यस. दोनों केस में आपका आंसर चेंज हो जाएगा. Yes, there would be a change in the answer of both subpart 3 as well as the subpart 4. That is your right answer. Next part. Next, that is the case study number 2. Mr. Hari is a property dealer. Mr. Hari is a property dealer. Sold a building in course of his business. So business में building जो है property dealer है, तो building उसके लिए क्या है? Stock in trade है.
His friend to Mr. Rajesh, who is a dealer in automobile spare parts for the 100 lakh as on 1/1/2020. So राजेश के लिए वो क्या है, कैपिटल असेट है. मींस यहाँ हरी के लिए स्टॉक इन ट्रेड है, बट राजेश के लिए कैपिटल असेट है. व्हेन द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू वाज 120 लाख, मैं जिस दिन बेचा उस दिन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 120 लाख था. लेकिन अग्रीमेंट वाज हाउएवर एंटर्ड इनटू ऑन 1 सितंबर 2019. अग्रीमेंट पहले हो चुका था. When the stamp duty value was only 1.5 lakh, means उस दिन stamp duty value सिर्फ 105 lakh था. Mr. Hari had received a down payment of 15 lakh by NEFT from Rajesh on the date of agreement. Agreement की डेट पे आपको पैसा मिल गया था. कितना मिल गया था? 15 लाख, और वो भी NEFT से मिला था. Mr. Hari has purchased the building for 50 lakh on 12 जुलाई 2018 में हरी ने खरीदी थी, वो 50 लाख में बिल्डिंग खरीदी थी. अब एक बात बताओ, जब भी आप इमूवेबल प्रॉपर्टी के ट्रांजैक्शन करते हो, आपको नॉर्मली 3 सेक्शन हमेशा याद रखनी है. एक तो सेक्शन 50C, एक सेक्शन 43CA और एक तुम्हारी सेक्शन 56(2)(10). 50C कैपिटल असेट है आपके लिए इमूवेबल प्रॉपर्टी, 43CA कैपिटल स्टॉक इन ट्रेड है, और 56(2)(10) जब आपको वो असेट मिल रही है और आपके लिए कैपिटल असेट है उस टाइम पे. अब एक चीज समझना, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कौन सी डेट की लेनी की. मैं बताऊं, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू हमेशा आप रजिस्ट्रेशन की डेट की लेते हो. लेकिन अगर डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड अग्रीमेंट सेम नहीं है, इफ डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड अग्रीमेंट आर नॉट सेम, इन दैट केस यू कैन टेक द एसडीवी ऑन द डेट ऑफ अग्रीमेंट ओनली इफ द अप टू द डेट ऑफ अग्रीमेंट यू हैव रिसीव्ड एनी पेमेंट और पार्ट ऑफ पेमेंट बाय द अकाउंट पे चेक, account pay demand draft, any mode of electronic clearing system through bank account or any other electronic mode as may be prescribed. इस एग्जांपल में एक बात बताओ, अग्रीमेंट की डेट तक पैसा मिल गया या नहीं? आंसर इज मिल गया. तो उस केस में आप अग्रीमेंट की डेट की एसडीवी लोगे, दैट इज 105 लाख. और कंसिडरेशन इज 100 लाख एंड आपका 105 लाख है वो एसडीवी है. आगे देखते हैं दूसरा क्या बोला है. मिस्टर रवि इज अ रिटेलर, रिटेल ट्रेडर, सोल्ड अ रेसिडेंशियल हाउस टू मिस्टर वेलिश, a wholesale trader for a 50 lakh on 1 Feb 2020. यहां पे रवि करके एक बंदा है, उसने क्या किया, एक बंदे को, वेलिश को, उसने कुछ घर बेचा है और दोनों ट्रेडर है. मतलब ट्रेडर में वो रियल एस्टेट बिजनेस में नहीं है, तो दोनों के लिए वो कैपिटल असेट है. ठीक है. व्हेन द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू वाज 70 लाख, मींस बेचा कितने में है? 50 लाख में. स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितना है? 70 है. द एग्रीमेंट वाज हाउएवर एंटर्ड इनटू ऑन 1/8/2019. अग्रीमेंट पहले हो चुका था. When the stamp duty value was 55 lakh, but Mr. Ravi had received a down payment of 5 lakh by cross check. अब यहाँ पे क्रॉस चेक से उसको पैसा मिला था फ्रॉम वेलिश ऑन द डेट ऑफ अग्रीमेंट. क्या अगर क्रॉस चेक से पैसा मिला तो अग्रीमेंट का डेट का एसडीवी ले सकते हो? नहीं ले सकते, आपको रजिस्ट्रेशन के डेट का ही लेना पड़ेगा. तो इस एग्जांपल में मैं रजिस्ट्रेशन के डेट का ही एसडीवी लूंगा, दैट इज द 70 लाख. Ravi has purchased the building for 32 lakh on 17 August 2018. Based on the above fact, choose the most appropriate option to the question given below. आपको कुछ क्वेश्चन दे रखे, उसमें आपको बताना है. ठीक है, चलो. सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ इनकम चार्जेबल टू टैक्स इन हैंड्स ऑफ मिस्टर हरी इन रिस्पेक्ट ऑफ अबाउट ट्रांजैक्शन अंडर विच हेड ऑल्सो. आपको दो चीजें बतानी है कि हरी के हाथ में इनकम कितनी टैक्सेबल होगी और कौन से हेड में होगी. देखो, हरी इज अ प्रॉपर्टी डीलर, तो पहली चीज तो ये कि प्रॉपर्टी डीलर है और इमूवेबल प्रॉपर्टी बेच रहा है, तो बिजनेस में इनकम जाएगी. अब एक बात बताओ, बिजनेस में इनकम जाएगी, लेकिन बिजनेस की इनकम निकालोगे कैसे? आप निकालोगे, एक तो सेल प्राइस लोगे और माइनस आपका कॉस्ट लोगे. यहां पे इंडेक्सेशन तो वगैरह कुछ होगा नहीं, तो उसका कॉस्ट कितना था? हरी हैज परचेज द बिल्डिंग फॉर द 50 लाख, तो 50 लाख उसका कॉस्ट था. सेलिंग प्राइस क्या लोगे? तो सेलिंग प्राइस आपका 100 है, लेकिन एक बात बताओ, आपका स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 105 लाख है, तो नॉर्मली स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू लेना चाहिए. लेकिन आपको पता है, मैंने आपको बताया था, एक टॉलरेंस बैंड होता है 5% का. टॉलरेंस बैंड है 5% का. अगले साल से ये टॉलरेंस बैंड भी 10% हो गया, वो अगले साल से तुम्हारे लिए नहीं है, नवंबर के लिए नहीं है. बट मैं बता दूं, 5% का जो टॉलरेंस बैंड है यहां पे, तो ये तो 5% के टॉलरेंस बैंड में है या नहीं? आंसर इज है. तो इस केस में बेटा आपका जो सेलिंग प्राइस है वो ही आपका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन लिया जाएगा. तो यहां 100 ही फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन लिया जाएगा. रिमेनिंग कितना बचेगा? 50 लाख. रिमेनिंग इज योर 50 लाख. सो 50 लाख इसका जो है वो पीजीबीपी का इनकम बनेगा. किसका? मिस्टर हरी का. तो देखो, हरी का पीजीबीपी का इनकम बनेगा, दैट इज द 50 लाख. सी विल बी द राइट आंसर. 50 लाख टैक्सेबल अंडर द हेड बिजनेस. सेकंड क्वेश्चन, इज एनी अमाउंट टैक्सेबल इन हैंड्स ऑफ मिस्टर राजेश इन रिस्पेक्ट ऑफ अबाउट ट्रांजैक्शन? क्या राजेश के हाथ में कोई टैक्सेबल होगा? कहां? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में. इफ सो, व्हाट इज द अमाउंट अंडर द एंड विच हेड इट इज टैक्सेबल? सो गाइस, ट्राई टू अंडरस्टैंड. राजेश की मैं अगर बात करूं तो राजेश के लिए आईएफओएस में टैक्सेबल हो सकता है. जब भी जो खरीदार होता है और एसडीवी से कम में खरीदता है, तो इट मे बी टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज. बट गाइस, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के लिए सेक्शन कौन सी होती है? दैट इज द सेक्शन 56(2)(10) होती है. एंड 56(2)(10) क्या बोलती है?
56(2)(10 है, वो 56(2)(10 क्या बोलती है कि अगर आप कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी परचेज करते हो, अगर आप कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी परचेज करते हो, इमूवेबल प्रॉपर्टी आप परचेज करते हो और वो लो कंसिडरेशन पे करते हो, एंड इफ एसडीवी एंड कंसिडरेशन का डिफरेंस 50,000 से ज्यादा है एंड एसडीवी इज मोर देन 105% ऑफ कंसिडरेशन, इन दैट केस डिफरेंस विल बी टैक्सेबल। अब एक बात बताओ, यहां एसडीवी एंड कंसिडरेशन का डिफरेंस जो है वो तो 5 लाख है, because SDV is 105, your consideration is 100, so here difference is 5 lakh, but is SDV is more than 105% of consideration? Answer is no। तो यहां पे IFOS में कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, यहां पे राजेश को IFOS में कोई भी टैक्स है वो कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, सो नो अमाउंट इज टैक्सेबल इन हैंड्स ऑफ राजेश, राजेश के हाथ में कुछ टैक्स नहीं लगेगा। नेक्स्ट पॉइंट, what is the amount of income chargeable to tax in hands of Mr. Ravi in respect of above transaction under which head of income? मीन्स यार रवि के हाथ में क्या होगा और कौन से हेड में वो टैक्सेबल होगा। तो अगर मैं रवि की बात करूं, सेकंड वाला केस स्टडी का सिनेरियो, रवि एक रिटेल ट्रेडर था जिसने रेसिडेंशियल हाउस बेचा था, तो उसके लिए वो कैपिटल असेट थी, तो ये पार्ट है कैपिटल गेन में जाएगा पहली चीज। अब सर कैपिटल गेन में जाएगा, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या होगा, तो देखो उसने बेचा तो 50 लाख में है, लेकिन एसडीवी 70 लेना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन की डेट का, क्योंकि अग्रीमेंट की डेट से पहले पेमेंट मिला है, बट वो क्रॉस चेक से मिला है, वो अकाउंट पे ही चेक, अकाउंट पे डिमांड ड्राफ्ट, एनी मोड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम थ्रू बैंक अकाउंट और एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड से नहीं मिला, तो आपका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन है वो आप 70 लाख लोगे। अब एक बात बताओ, माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगा, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगा, तो पहले तो आपको देखना पड़ेगा लॉन्ग टर्म है शॉर्ट टर्म। तो एक बात बताओ, यहां पे 17 अगस्त 2018 को खरीदा था एंड 1 फेब 2020 को बेच रहे हैं, पीरियड ऑफ होल्डिंग इज नॉट मोर देन 2 लाख, तो यहां पे आपका शॉर्ट टर्म होगा, और शॉर्ट टर्म होगा तो यहां 32 लाख है वो आपका कॉस्ट आ जाएगा, तो 70 लाख माइनस 32 लाख इट्स कम्स टू द 38 लाख इज अ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, ये आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा 38 लाख। ओके, सो ऑल पीपल जस्ट पे अटेंशन। नेक्स्ट पॉइंट यहां पे क्या दे रखा है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इज अ 38 लाख, द सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट पार्ट, इज एनी अमाउंट टैक्सेबल इन हैंड्स ऑफ मिस्टर वेलिश in respect of the above transaction? If so, what is the amount under the head which head taxable? Okay, so मैं अगर मान लो यहाँ वैलिश की बात करता हूँ, वैलिश ने ये प्रॉपर्टी खरीदा है और उसके लिए वो कैपिटल असेट है। आपको IFOS देखना पड़ेगा जब आपको इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदते हो, और डिफरेंस जो है एसडीवी और कंसिडरेशन का। यहां पे एक बात बताओ, आपका एसडीवी कितना लोगे, एसडीवी इज 70 लाख, consideration is 50 lakh, so difference is 20 lakh, and is that difference इस केस में that is more than 105% of consideration? Answer is yes. SDV is more than 105% of consideration? Answer is yes, because 50 lakh का आप अगर 105% करोगे इट्स कम्स टू आपका 52.5, एंड यहां पे 52.5 से ज्यादा है डिफरेंस, तो आपका 20 लाख का डिफरेंस है, तो ये 20 लाख IFOS में टैक्सेबल हो जाएगा इन हैंड्स ऑफ द वैलिश। तो वैलिश के हाथ में आपका 20 लाख टैक्सेबल होगा अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, सो योर बी विल बी द राइट आंसर, बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट पार्ट, इज टैक्स डिडक्टेबल बाय मिस्टर राजेश एंड वैलिश ऑन मेकिंग द पेमेंट टू द सेलर? जब सेलर को पेमेंट कर रहे तो क्या टीडीएस कटेगा क्या? एक बात बताओ, इमूवेबल प्रॉपर्टी के जो ट्रांजैक्शन होते हैं उसमें टीडीएस कटता है कौन सी सेक्शन में? 194 IA में। मैंने बोला था एक सेक्शन आई है 194 IA, दैट इज 194 IA इज अ like 194 IA is basically related to the sale and purchase of the immovable property. Here TDS is applicable, if your consideration is 50 lakh or more. If it is less than 50 lakh, TDS is not applicable. So my question to all of you is, exactly 50 lakh TDS is applicable or not? Answer is yes, it is applicable. So in the first case, your consideration is basically 100 lakh, obviously TDS is applicable. Second case, your consideration is exactly 50 lakh, is TDS is applicable? Answer is yes, it is also applicable. Because if it is less than 50 lakh, then only TDS is not applicable. In this example, it is exactly 50 lakh your consideration, TDS is applicable. So I can say that in the both cases your TDS is applicable. So is tax deductible by Rajesh and Valish on the making the payment to the seller? Yes, tax is deductible at source by both Mr. Rajesh and Valish. Right answer is A. Next part, next question, that is question number 3rd. The following are particulars relating to the 4 Indian companies, namely A Limited, B Limited, C Limited and D Limited. So 4 companies से related they have given you the data. फर्स्ट इज ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड का डिटेल क्या दे रखा है, डेट ऑफ सेटिंग अप एंड रजिस्ट्रेशन. सो ए लिमिटेड इज सेटअप एंड रजिस्टर्ड ऑन द 1st September 2019 in the current year only, 1920 previous year for your examination, and B limited is on the 1st 11 2019.
1/11/2019. Main object, manufacturing of steel in the Madhya Pradesh, manufacturing of steel in the Madhya Pradesh, and second, manufacturing of the apparels in the that is Warangal of the Telangana. So in the state of Telangana, they are going to manufacture the apparels. Second company B Limited. After that, आपको दे रखा है कि like value of new plant and machinery installed and put to use on the date of setting up the company. So you have installed and put to use new plant and machinery of the 10 crore by A Limited and 4 crore by B Limited. Gross total income for previous year in 1920, that is the GTI, 4.9 crore. Here 4.9 crore is for A Limited and 2.8 crore is for B Limited. Particular of the new employees employed during the previous year 1920. New employee employed during the previous year 1920. So नए employee आपने hire किए. Number of new employee employed on the date of setting up the company is 1000. मीन्स दोनों कंपनी ने एक 1000 नए एम्प्लॉय है वो हायर किए. कौन सी डेट को? जिस दिन सेटअप किया उसी दिन. तो पहला 1 सितंबर को किए होंगे और 1 सितंबर एंड या 1 नवंबर को किए होंगे. सेकेंड पार्ट. सो 500 एम्प्लॉइज ऐसे हैं जिनका 24,000 पर मंथ का रेम्यूनरेशन है. सो मंथली एमोल्यूमेंट्स टू एम्प्लॉयज बाय अकाउंट पे चेक से ही पे कर रहे हो. और 500 एम्प्लॉय ऐसे हैं जिनका 25,100 पर एम्प्लॉय है पर मंथ. और उधर अगर बी लिमिटेड का देखो तो 24,000 पर एम्प्लॉय है यहाँ पे और 26,000 पर एम्प्लॉय है यहाँ पे 500 का. सो 500 एम्प्लॉय का बाइफर्केशन दे रखा है. नेक्स्ट सी लिमिटेड एंड डी लिमिटेड का और आपको डेटा दे रखा है. सी लिमिटेड दैट इज डेट ऑफ सेटिंग अप द रजिस्ट्रेशन मीन्स 1/4/2000 पहले से सेटअप है. और ये डी लिमिटेड है, ये 1/1/2005 से सेटअप है. मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? ट्रेडिंग इन द लेदर गुड्स. सो दे आर इन द ट्रेडिंग, दे आर ऑल्सो इन द ट्रेडिंग ऑफ द फूड ग्रेन्स. उसके बाद इनका प्लेस कहाँ है? पहले का तमिलनाडु, दूसरे का कर्नाटका. आपका टर्नओवर दे रखा है 15-16 का, 16-17 का, 17-18 का, 18-19 का, 19-20 का. एंड डिटेल ऑफ द इनकम रिटर्न और असेस्ड फॉर असेसमेंट ईयर 2021. आपको दे रखा है कि 2021 का इनकम एज पर द रिटर्न ऑफ इनकम आपका ये रिटर्न के हिसाब से इतना था. डिटरमाइन अंडर सेक्शन 143(1) दैट इज द इंटीमेशन के हिसाब से इतना था. एंड इनकम असेस्ड अंडर सेक्शन 143(3) दैट इज असेसमेंट के हिसाब से आपका इतना इनकम था. ये तीनों का सेम चीज उसकी भी दे रखी है डी लिमिटेड की. फ्रॉम द अबव डिटेल चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस. अब आपके सामने कुछ एमसीक्यूज दे रखे हैं बड़े ही. ये जो एमसीक्यू है देखो क्या लिखा हुआ है. सबसे पहला, व्हाट वुड बी द टैक्स लाइबिलिटी ऑफ द बी लिमिटेड. मींस आपको बी लिमिटेड का टैक्स लाइबिलिटी निकालना है फॉर द असेसमेंट ईयर 2021 if it avails the beneficial tax rate under the special provision inserted by Taxation Law Amendment Act 2019 in the Income Tax Act 1961 by fulfilling the conditions specified thereunder. मीन्स जो आपकी नई सेक्शन आई है कंपनीज के लिए वो लेना चाहती है, ये बेनिफिट लेना चाहती है. और ये टैक्सेशन लॉ अमेंडमेंट एक्ट, पहले आपको पता है मैं बोलता था इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2019. सो दैट इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2019 इज वापस उसको ऑर्डिनेंस को जब पार्लियामेंट में पास हो जाता है तो उसके बाद उसको बोला जाता है टैक्सेशन लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2019. तो उसके हिसाब से जो सेक्शन आई है उसका उसको बेनिफिट लेना चाहते हैं. एक बात बताऊं, दो सेक्शन आई है. एक तो आपकी आई है 115BAA आई है और एक तुम्हारा 115BAB आई है. 115BAA में आपको 22% टैक्स लगता है. 115BAA में आपको 22% टैक्स लगता है और प्लस 10% सरचार्ज होता है और 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस होता है. और 115BAB जो होता है उसमें आपका 15% टैक्स लगता है, 10% आपका सरचार्ज है एंड 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस है. 115BAA कोई भी ले सकता है, लेकिन 115BAB है वो सिर्फ एंड सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ले सकती है. और उसमें भी एक डेट हुआ करती है कि 1 अक्टूबर या उसके बाद में बिजनेस चालू हुआ है तो ये आप ले सकते हैं. अगर 1 अक्टूबर या उसके बाद में आपका जो सेटअप हुआ है तभी आप ये 115BAB का बेनिफिट है वो ले सकते हो. और ये आपकी जो बिजनेस की इनकम जो होगी उन पे आपका 15% टैक्स लगेगा. आपसे पूछा क्या, पहले अपन बी लिमिटेड की बात करते हैं. क्वेश्चन क्या है? व्हाट वुड बी द टैक्स लाइबिलिटी ऑफ बी लिमिटेड फॉर असेसमेंट ईयर 2021
if it avails the beneficial tax rate under special provision inserted by Taxation Law Amendment Act 2019 in the Income Tax Act 1961 by fulfilling the condition specified thereunder, assume that gross total income reflect the computation made under the special provision only. आप ये assumption करो कि जो gross total income आपको दे रखा है ना, बी लिमिटेड की बात हो रही है इस वाले की, ठीक है। चलो आप इस पे ध्यान दो, बी लिमिटेड पे इन्होंने बोला कि ये जो आपको ग्रॉस टोटल इनकम जो लास्ट में दे रखा है, वो ग्रॉस टोटल इनकम जो दे रखा है, ये वाला ग्रॉस टोटल इनकम ये दे रखा है, ये स्पेशल प्रोविजन के हिसाब से ही कैलकुलेट किया हुआ है। स्पेशल प्रोविजन के हिसाब से ही कैलकुलेट किया हुआ है ग्रॉस टोटल इनकम, मतलब डिडक्शन से पहले वाला। अब एक चीज समझना, आपको अगर याद रहेगा तो सबसे पहली चीज बी लिमिटेड जो है वो 1/11/2019 को सेटअप हुई है, मींस 1 अक्टूबर या उसके बाद हुई है। तो एक बात बताओ, और मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द अपैरल्स, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में है, तो आप मुझे एक बात बताओ, क्या ये सेक्शन 115 BAA ले सकती है या BAB भी ले सकती है? ये BAB भी ले सकती है, 115 BAB ले सकती है, कोई दिक्कत नहीं, क्या प्रॉब्लम है? मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस 1 अक्टूबर 2019 या उसके बाद में आपने स्टार्ट किया है, कंपनी है, डोमेस्टिक कंपनी है, ले सकती है, कोई दिक्कत नहीं, कंडीशन सेटिस्फाइड कर रही है बाकी सब। अब एक चीज समझना, अगर आप 115 BAB ले लेते हो तो आपकी इनकम कितनी होगी वो आपको निकालनी है। तो सबसे पहले एक बात बताओ, पहली चीज तो इसकी जीटीआई आपको यहां दे रखी है, जीटीआई इज 2.8 करोड़। अब एक बात बताओ, इसमें से कोई डिडक्शन आप ले सकते हो या नहीं? तो आपको याद रहेगा, तो अगर आप 115 BAA या 115 BAB लेते हो तो आप कोई भी डिडक्शन इनकम बेस नहीं ले सकते, बट एक्सेप्ट 80JJAA ले सकते हो। अगर आपको याद रहेगा तो यहां पे दे रखा है कि 80JJAA, 80 ISA 80 RRB का नहीं ले सकते, बट 80JJAA है वो आप ले सकते हो, वो डिडक्शन ऑफ न्यू एम्प्लॉय वाला, न्यू एम्प्लॉय को आप रिक्रूट करते हो वो ले सकते हो। तो अगर डिडक्शन मेरे को देखना पड़ेगा 80JJAA मिलता है या नहीं, पहले वो देखेंगे। अब एक चीज समझना, 80JJAA आपको मिलता है, कब मिलता है? जब आपने न्यू एम्प्लॉय रिक्रूट किए और उनको जो सैलरी देते हो उसका 30% मिलता है। अब एक चीज समझना, 30% मिलता है, लेकिन उसमें कंडीशन थी कि वो एम्प्लॉय है वो 240 डेज उस साल में काम करना चाहिए, लेकिन एक उसका एक्सेप्शन था कि अगर वो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अपैरल्स में है तो वहां 150 डेज काम करेगा तो भी चलेगा। अब एक बात बताओ, पहली चीज तो यहां 1/11/2019 को ये चालू हुआ है, तो एम्प्लॉय 1/11/2019 को रिक्रूट किए हैं। तो आप मुझे बताओ इस साल में कितने दिन उन्होंने काम किया? तो कितने दिन काम किया? तो मैं बोलूं नवंबर का 30, दिसंबर 31, राइट, दिसंबर 31, जनवरी 31, फेब 29 आएगा, फेब 29 एंड मार्च 31, इट्स कम्स टू द 152 डेज। तो क्या 150 डेज यहां 150 लगेगा या 240 लगेगा? राइट आंसर इज 150 लगेगा, क्योंकि ये मैन्युफैक्चर ऑफ द अपैरल्स में है। तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अपैरल्स में है तो 150 डेज या उससे ज्यादा है तो इस साल अपन डिडक्शन ले सकते हैं 80JAA का। लेकिन एक चीज समझना, 80JAA में कुछ कंडीशंस थी कि कौन कौन से एम्प्लॉय पे ले सकते हो। ऐसे एम्प्लॉय पे नहीं ले सकते जिसका 25,000 से ज्यादा सैलरी है। आपको याद है 25,000 से ज्यादा, तो मैं बोलूं इन पे तो नहीं ले सकता, मैं 24,000 वालों पे तो ले सकता हूं। तो एक बात बताओ, यहां पे 24,000 है पर एम्प्लॉय का पर मंथ का सैलरी और टोटल 500 एम्प्लॉय है, तो मैं बोलूं यहां कितना सैलरी होगा? 500 मल्टीप्लाई बाय 24,000 पर एम्प्लॉय एंड मल्टीप्लाई बाय हाउ मेनी मंथ? दैट इज नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब एंड मार्च, दैट इज द 5 मंथ। सो देखो कितना आता है, 24,000 multiply by your 500 employee multiply by 5 months, it comes to the 6 crore. But out of the 6 crore, your 30% will be the deduction. So multiply by 30%, it comes to the 1.8 crore. So here 1.8 crore is your deduction. So your NTI will remain 1 crore. 1 crore आपका NTI रहेगा। अब आप मुझे बोलोगे कि ये 6 करोड़ जो एम्प्लॉय का सैलरी है ये लेस नहीं होगा क्या? अरे वो तो लेस हो गया होगा ना, क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी आपको ग्रॉस टोटल इनकम ही दे रखा है। तो जब आपको जीटीआई दे रखा है तो ऑब्वियसली वो पहले ही लेस हो गया होगा। अब एक बात बताओ, 1 करोड़ है और अगर आप 115 BAB लेते हो तो आपका ये बिजनेस का इनकम है, उस पर 15% टैक्स पे करना पड़ेगा। तो आप एक काम करो, इस पे 15% टैक्स निकालो। तो 1 करोड़ इज मल्टीप्लाई बाय 1 करोड़ इज मल्टीप्लाई बाय 15% प्लस 10% surcharge and plus 4% health and education cess. So your net tax will be 17,16,000.
Your 17,16,000 will be your net tax in this particular scenario. 17,16,000 will be your net tax. तो आप आ जाओ, ऑप्शन कौन सा है? 17,16,000. That is the answer. D is the right answer. Second question. What will be the tax liability of A Limited for the assessment year 2021 if it avails the beneficial tax rate under special provision inserted by Taxation Law Amendment Act 2019? In the Income Tax Act 1961, fulfilling all the condition and whatever GTI is given, that is the as per special provision ही है, ऐसा आप मान लो, ठीक है। चलो अब एक बात बताओ, यहाँ ए लिमिटेड की अगर मैं बात करूं तो ए लिमिटेड पहली चीज तो 1 सितंबर 2019 को स्टार्ट हुआ है, तो ये 115 BAB तो नहीं ले सकता, लेकिन क्या 115 BAA ले सकता है? आंसर इज यस, ले सकता है। क्या दिक्कत है? कोई भी कंपनी भले मैन्युफैक्चरिंग हो या नहीं भी हो, 115 BAA 22% वाला तो ले ही सकता है, और वो 22% वाला लेना चाहते हैं। तो चलो, इनका जो GTI दे रखा है वो 4.9 करोड़ दे रखा है। अब आपको ये देखना है कि यहाँ पे 80JJAA का डिडक्शन मिलेगा या नहीं। अब एक बात बताओ, क्या ये अपैरल्स में है? नहीं तो यहाँ 240 डेज देखेंगे। आप काउंट करो कितने डेज होते हैं। सितंबर मंथ में ज्वाइन किया तो सितंबर का 30, अक्टूबर का 31, नवंबर इज 30, दिसंबर 31, जनवरी 31, फेब इज 29 एंड मार्च इज 31. इट्स कम्स टू द 213 डेज. 213 डेज। तो मैं आपको ये बोलूं, इस साल में एम्प्लॉय जो है वो 240 डेज से ज्यादा काम नहीं किया, तो यहां पे बेटा 240 डेज या उससे ज्यादा काम नहीं किया, तो उस केस में यहां पे आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो सिंपल सी बात है, यही आपका बन जाएगा NTI। अब जब NTI ये बन जाएगा तो इस पे सीधा आप टैक्स निकाल दो। कितना परसेंट? 22% है वो टैक्स लगाओ, इसमें 10% आप सरचार्ज जोड़ो एंड 4% आप हेल्थ एंड एजुकेशन से जोड़ के मुझे बताओ आपका कितना होता है। तो यहाँ पे अगर मैं आपको बोलूँ, दैट इज आपका 4 करोड़ 90 लाख, 4 करोड़ 90 लाख मल्टीप्लाई बाय 22% प्लस 10% प्लस 4%, इट्स कम्स टू द 1 करोड़ 23,32,320, राइट है? ओके, 4 करोड़ 90 लाख मल्टीप्लाई बाय 22% प्लस 10% plus 4%, it comes to 1 crore 23,32,320. So let's see answer है क्या नहीं है। ये है 12332320. That is your answer. Okay, next part. What would be the tax liability of A Limited and B Limited for assessment year 2021 if they do not opt for a special provision inserted by Taxation Law Amendment Act 2019 of Income Tax Act 1961? Means they are not going for 115 BAA and BAB. BAB and BAA ये बोलते हैं हमको ना चाहिए हमको ये स्पेशल रेट। Assume that the gross total income reflect the computation under special provision. So you have computed under special provision and ignore the MAT. आप MAT को इग्नोर करो और आप ये बताओ उनका क्या निकालना है? टैक्स लाइबिलिटी। वाह बाबा वाह, टैक्स लाइबिलिटी निकालना है। चलो, तो हम पहले जो ये इतना सारा किया है उसको एक बार थोड़ी देर के लिए हटाते हैं तो आपको थोड़ा समझ में आएगा। चलो एक बात बताओ मुझे, पहली चीज मैं बी लिमिटेड से ही चालू करता हूं क्योंकि बी लिमिटेड को मैंने पहले बताया था। देखो, बी लिमिटेड जो है, इन्होंने अपनी जो इनकम निकाली हुई है ये 2.8 करोड़ निकाली हुई है, और ये 2.8 करोड़ जो इनकम निकाली हुई है ये आपने स्पेशल प्रोविजन से निकाली हुई है। अब एक बात बताओ, आपको पता है जब आप ये स्पेशल प्रोविजन 115 BAA या BAB वाले लेते हो तो आप कुछ डिडक्शन आपको नहीं मिलेंगे। क्या क्या नहीं मिलेगा? आप लोग पता है एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं ले सकते, आप इन्वेस्टमेंट अलाउंस है वो आप नहीं ले सकते, एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं ले सकते, आप इन्वेस्टमेंट अलाउंस नहीं ले सकते, 35 जो सेक्शन है उसमें जो आपको 150% वाले डिडक्शन वो नहीं ले सकते, 33 ABA नहीं ले सकते, 35 CCC 35 CCD नहीं ले सकते। तो ऐसे बहुत सारे PGBP में डिडक्शन है जो आप नहीं ले सकते। तो अब एक बात बताओ, मैं बोलूं ये मैन्युफैक्चरिंग में थे और जब ये इनकम जो निकाली है ये स्पेशल रेट्स के हिसाब से निकाली है, स्पेशल प्रोविजन से निकाली है, तो अब नॉर्मल प्रोविजन से अगर आप जा रहे हो तो आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन, इन्वेस्टमेंट अलाउंस वगैरह जो मिलना है वो मिलना चाहिए। तो मैं बोलूं स्पेशल प्रोविजन के हिसाब से आपकी जो इनकम है वो 2.80 करोड़ है। अब मुझे एक बात बताओ,
इन्होंने यहां पे एक चीज दे रखी है, मशीन, न्यू प्लांटेड मशीनरी इंस्टॉल्ड एंड पुट टू यूज ऑन डेट ऑफ द सेटिंग ऑफ द कंपनी। मींस यहां पे 4 करोड़ का आपने न्यू प्लांटेड मशीनरी इंस्टॉल्ड किया, कौन सी डेट को, 1/11/2019 को। एक बात बताओ, जब आप 115 BAB और BAA लेते हो तो आपको नॉर्मल डेप्रीशिएशन तो मिलता है, बट एडिशनल डेप्रीशिएशन नहीं मिला होगा। तो एडिशनल डेप्रीशिएशन आप कैलकुलेट करो कितना आता है। तो अगर मैं एडिशनल डेप्रीशिएशन कैलकुलेट करता हूं, लेकिन यहां एक चीज समझना, दैट इज द मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस इन द वरंगल ऑफ द तेलंगाना। ये आपको याद है वो नोटिफाइड बैकवर्ड एरिया, नोटिफाइड बैकवर्ड एरिया ऑफ द आंध्र प्रदेश, बिहार, तेलंगाना एंड वेस्ट बंगाल। नोटिफाइड बैकवर्ड एरिया ऑफ आंध्र प्रदेश, बिहार, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल। तो वहां एडिशनल डेप्रीशिएशन कितना मिलता था, 35%। और आपका इन्वेस्टमेंट अलाउंस भी 15% मिलता था। तो यहां पे वेरेंगल ऑफ द तेलंगाना है, वो नोटिफाइड बैकवर्ड एरिया में आता है। देखो इंस्टीट्यूट को बेसिकली इतना देना नहीं चाहिए था वेरेंगल, क्योंकि इंस्टीट्यूट का मटेरियल भी आप देखोगे आईसीआई मटेरियल में क्या दे रखा है, ये नोटिफाइड बैकवर्ड एरिया के जो नाम है, ये सिर्फ आपको ये रेफरेंस के लिए दे रखे हैं कि ये नोटिफाइड बैकवर्ड एरिया है। आपको ये नाम याद रखने की जरूरत नहीं, बट व्हेन इट्स कम्स टू द एमसीक्यू, उन्होंने वेरेंगल तेलंगाना नाम पूछ लिया यहां पे करके, ठीक है। सो आप ये समझो, अभी तो कोई भी नाम अगर आपको मिलता है तेलंगाना में, ठीक है, आंध्र प्रदेश, बिहार, तेलंगाना एंड वेस्ट बंगाल में, तो आप समझना ये नोटिफाइड बैकवर्ड एरिया है। और नोटिफाइड बैकवर्ड एरिया है तो आपका एडिशनल डेप्रीशिएशन कितना होगा, 35%। लेकिन एक बात बताओ, जब आप एडिशनल डेप्रीशिएशन लोगे वो 35% लोगे, बट एडिशनल डेप्रीशिएशन यहां तो पुट टू यूज लेस देन 180 डेज है, क्योंकि 1/11/2019 को स्टार्ट हुआ है। तो यहां एडिशनल डेप्रीशिएशन 17.5% आ जाएगा। तो 17.5% ऑफ 4 करोड़ करो। सो हियर 4 करोड़ मल्टीप्लाई बाय 17.5%, इट्स कम्स टू योर 70 लाख। सो कैन आई से दैट 70 करोड़, 0.70 करोड़ आपका एडिशनल डेप्रीशिएशन। आपको इन्वेस्टमेंट अलाउंस मिलेगा या नहीं मिलेगा, आंसर इज यस, इन्वेस्टमेंट अलाउंस भी मिलेगा। कितना, 15% मिलता है 32AD वाला। तो अगर मैं बोलूं यहां इन्वेस्टमेंट अलाउंस जो मिलेगा वो आपको मिलेगा 32AD वाला, कितना, 15%। किस पे, 4 करोड़ पे। तो 4 करोड़ का आप 15% निकालोगे, इट्स कम्स टू द 60 लाख। सो कैन आई से दैट 0.60 करोड़। अब आप देखो आपका जीटीआई कितना आया, अब आप देखो आपका जीटीआई आया 2.8 माइनस 0.7, 2.8 minus 0.7 minus 0.6, it comes to the 1.5. Now you know that 80JJAA का deduction, 80JJAA we have calculated that is 1.8 crore. So here GTI is 1.5 करोड़, हाईएस्ट डिडक्शन आप कितना ले सकते हो, 1.5 करोड़। तो यहां आपकी इनकम है वो निल हो जाएगी, यहां पे कोई भी इनकम नहीं आ रही है। बी लिमिटेड, सो बी लिमिटेड अगर नॉर्मल प्रोविजन से जाती है, 115 BAA के हिसाब से नहीं जाती, नॉर्मल प्रोविजन से जाती है, तो इनका इनकम है वो निल है, कोई टैक्स नहीं आएगा। बट अगर ए लिमिटेड नॉर्मल प्रोविजन से जाती है तो एक बात बताओ, ए लिमिटेड का आपको इनकम कितना दे रखा है, 4.9 करोड़ दे रखा है। तो सबसे पहले आप आ जाओ, 4.9 करोड़ मैं यहां पे ले रहा हूं, ठीक है। दैट इज इनकम जो दे रखा है, जीटीआई दे रखा है वो 4.9 करोड़ दे रखा है, बट ये स्पेशल प्रोविजन से निकाल रखा है। तो इसमें से आपका एडिशनल डेप्रीशिएशन लेस होगा और इन्वेस्टमेंट अलाउंस, बट इन्वेस्टमेंट अलाउंस तो इसमें मिलेगा नहीं, क्योंकि आपने मध्य प्रदेश में मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस चालू किया है। अब आपका एडिशनल डेप्रीशिएशन मिलेगा 10 करोड़ पे, बट 10 करोड़ पे कितना मिलेगा, आपका 20% मिलेगा, क्योंकि 1 सितंबर 2019 को किया था, 1 सितंबर 2019 को किया था। तो 1 सितंबर 2019 को किया था, तो पुट टू यूज 180 डेज और मोर हो गया, तो फुल रेट से 10% से मिलेगा, सॉरी 20% से मिलेगा। तो 10 करोड़ मल्टीप्लाई बाय 20%, इट्स कम्स टू द 2 करोड़ आई थिंक। 10 मल्टीप्लाई बाय 20%, इट्स कम्स टू द 2 करोड़। तो आपका रिमेनिंग इनकम कितना बच गया, 2.9 करोड़ बचा। अब एक बात बताओ, इसमें से कोई डिडक्शन मिलेगा क्या, आंसर इज नो। 80JJAA का नहीं मिलेगा, क्योंकि वो एम्प्लॉयड 240 डेज या उससे ज्यादा एम्प्लॉयड नहीं है। तो इनकी इनकम हो जाएगी 2.9 करोड़। अब मुझे एक बात बताओ, 2.9 करोड़ पे टैक्स रेट क्या लेंगे। अगर मान लो 115 BAA या 115 BAB नहीं ले रहे हो, तो आपको नॉर्मल डोमेस्टिक कंपनी की टैक्स रेट से जाना पड़ेगा। और नॉर्मल डोमेस्टिक कंपनी की टैक्स रेट कितनी रहती है, या तो 25% या 30%। नॉर्मली 30%, 25% का बेनिफिट कब मिलता है, व्हेन दैट कंपनीज टर्नओवर फॉर प्रीवियस ईयर 17-18 इज अप टू 400 करोड़। आपका प्रीवियस ईयर 17-18 का जो टर्नओवर है, इफ योर प्रीवियस ईयर 17-18 टर्नओवर इज अप टू 400 करोड़, तो उस केस में आपको कितना मिलेगा, 25% का बेनिफिट। यहां पे एक बात बताओ, ये कंपनी तो नया सेटअप हुआ है, ये कंपनी नया सेटअप हुआ है, तो मैं बताऊं आपका प्रीवियस ईयर 17-18 में तो था ही नहीं,
तो 17-18 का टर्नओवर जो है वो तो आपका निल है, मतलब है ही नहीं, है ही नहीं। तो क्वेश्चन ये आता है क्या 25% का बेनिफिट ले सकते हो या नहीं? आंसर इज नहीं ले सकते आप। आंसर इज नहीं ले सकते। मैंने आपको पढ़ाते टाइम भी ये बताया था कि आप नहीं ले सकते। देखो लॉ में लैंग्वेज बड़ी क्लियर है कि कंपनी 17-18 में होनी चाहिए और उसका टर्नओवर अप टू 400 करोड़ होना चाहिए। इन दिस केस दैट कंपनी वाज नॉट एग्जिस्ट इन दैट ईयर, तो ये बेनिफिट 25% वाला मिलेगा ही नहीं, यहां 30% आपका टैक्स लगेगा। तो मैं बताऊं 2.9 करोड़ पे आप 30% टैक्स कैलकुलेट करो। यहां पे जब आप 30% टैक्स कैलकुलेट करोगे तो कितना आता है? देखो 2 करोड़ 90 लाख मल्टीप्लाई बाय 30%, इट्स कम्स टू द 87 लाख। नाउ माय क्वेश्चन इज दैट के इज surcharge is applicable or not? Answer is yes, because your income is more than 1 crore, surcharge is applicable at the rate 7%। आप 7% surcharge ऐड करो तो 87 लाख प्लस 7%, इट्स कम्स टू द 6,09,000। सो टोटल 87 lakh plus 7%, it comes to the 93,09,000 and plus कर दो 4%, so it comes to the 96,81,360। सही है कि नहीं है? 96,81,360 दैट विल बी द टैक्स पेबल। सो विल सी। देखो सही किया है ना एक बार तो। देखो आपका 4.9 करोड़ का प्रॉफिट था, एडिशनल डेप्रिसिएशन आया आपका 10 करोड़ पे 20%, 2 करोड़। इन्वेस्टमेंट अलाउंस मिलेगा नहीं, 80JJAA मिलेगा नहीं, हाँ हाँ, सी लिमिटेड डी लिमिटेड से मतलब नहीं। तो ए का तो 96,81,360 और उसका निल टैक्स लाइबिलिटी 96,81,360 एंड निल। सो डी विल बी योर राइट आंसर। डी विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट पार्ट, पॉइंट नंबर 4, बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है ना ये वाला। हाँ, what will be the quantum of penalty payable by C Limited under section 270, under section 270A? means quantum of penalty 270A, that is the under reporting misreporting of income की बात कर रहा है। assume that the under reporting of income is not due to the misreporting and none of the additional made on assessment qualify under section 270A subsection 6. Assume that C Limited has not opted for the special provision inserted by the Taxation Law Amendment Act 2019। means उन्होंने 115BAA वगैरह नहीं लिया। जो सी लिमिटेड है वो सी लिमिटेड का आपको ये बताना है पेनल्टी कितना होगा 270A का अंडर रिपोर्टेड इनकम पे। तो देखो सबसे पहली चीज तो देखो यहां पे अंडर रिपोर्टेड इनकम से रिलेटेड कुछ आपको सी लिमिटेड से रिलेटेड डिटेल दे रखी है। सी लिमिटेड है वो बेटा देखो डेट ऑफ सेटिंग अप 2000 में है, लेदर का बिजनेस है, ट्रेडिंग में तमिलनाडु है, प्रीवियस ईयर का ये आपको टर्नओवर का डिटेल दे रखा है। एक बात बताओ, यहां टर्नओवर का डिटेल आपको सी लिमिटेड के केस में दे रखा है, तो सी लिमिटेड का टैक्स रेट क्या होगा आपको देखना है। 17-18 का टर्नओवर कितना था? तो 17-18 का टर्नओवर 499 करोड़ था। तो आपका टैक्स रेट अगर मैं करंट ईयर की बात करूं तो आपको 30% का टैक्स रेट लगेगा। अब एक बात बताओ, आपको पूछा अंडर रिपोर्टेड इनकम का पेनल्टी। मैंने आपको बोला था रिटर्न की इनकम से अगर ये इंटीमेशन की इनकम बढ़ जाती है, ये जो बढ़ जाती है ये अंडर रिपोर्टिंग नहीं है। आपका अंडर रिपोर्टेड इनकम कितना है? 4 करोड़। देखो आपका इंटीमेशन के बाद जितना असेसमेंट में इनकम बढ़ जाता है दैट इज द योर अंडर रिपोर्टेड इनकम। सो इन दिस एग्जांपल योर 4 करोड़ इज अंडर रिपोर्टेड इनकम। अब इस 4 करोड़ पे टैक्स कैसे निकालोगे? तो टैक्स निकालने का बड़ा सुंदर तरीका था, मैंने आपको बताया था। पहले आप टैक्स किस पे निकालोगे पता है? पहले आप टैक्स निकालोगे कि जो भी तुम्हारा क्या बोलते हैं, पहले आप टैक्स निकालोगे 20 करोड़ पे। पहले आप टैक्स निकालोगे 20 करोड़ पे। मैंने बोला था आप टैक्स कैसे निकालोगे? 16 करोड़ प्लस 4 करोड़। मींस पहले आप 20 करोड़ पे टैक्स निकाल दो, जो भी टैक्स आता है उसमें से माइनस कर दो 16 करोड़ पे जो टैक्स है। जो 16 करोड़ पे टैक्स है वो माइनस कर दो, जो भी आएगा दैट इज टैक्स ऑन अंडर रिपोर्टेड इनकम। अब एक बात बताओ, जब आप 20 करोड़ पे टैक्स निकालोगे, 16 करोड़ पे टैक्स निकालोगे, 30% टैक्स रेट है। ध्यान रखना सरचार्ज भी लगेगा 12%। ध्यान रखना सरचार्ज लगेगा 12% और हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4%। आप टैक्स निकालो, आप पहले 20 करोड़ पे टैक्स निकालो और 20 करोड़ पे टैक्स जो आता है इंक्लूडिंग सरचार्ज हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जो भी टैक्स आएगा, फिर 16 करोड़ पे टैक्स निकालो, ऑन द 16 करोड़ टैक्स कैलकुलेट करो एंड रिड्यूस दैट। व्हाटएवर अमाउंट आपको मिलता है उसका 50% आपका अंडर रिपोर्टेड इनकम पे पेनल्टी रहेगा। उसका 50% है वो आपका अंडर रिपोर्टेड इनकम पे पेनल्टी रहेगा। तो मैं डायरेक्टली कर लेता हूं 4 करोड़ पे इनकम, मैं 4 करोड़ पे टैक्स डायरेक्टली निकाल देता हूं। मैं डायरेक्ट नहीं निकालते टाइम, लेकिन मैं कंसीडर करूंगा सरचार्ज को ध्यान रखना, ठीक है। तो देखो 4 करोड़ मल्टीप्लाई बाय 30%, 1 करोड़ 20 लाख प्लस 12% सरचार्ज,
लाइक आप टैक्स निकाल रहे हो 20 एंड 16 करोड़ पे, तो जब 20 करोड़ 16 करोड़ पे टैक्स निकालोगे तो आपका 12% सरचार्ज आएगा ना, 10 करोड़ से ज्यादा इनकम है तो, एंड प्लस 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। सो आप 20 करोड़ पे टैक्स निकालो, फिर 16 करोड़ पे टैक्स निकालो, लेस कर दो, आपका आंसर आएगा मोस्टली 139,77,600, 139,77,600। इसका 50% पेनल्टी रहेगा, सो पेनल्टी अमाउंट विल बी 69,88,800, 69,88,800। सो बी विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट पार्ट is point number 5. What would be the quantum of penalty payable by D Limited, means last wala company, under section 270A, assuming that the underreported of income is due to misreporting, means 200% penalty. Assume that D Limited has not opted for the special provision inserted by taxation law. Special provision opt नहीं किए उन्होंने, तो क्या टैक्स रेट रहेगा, कितना पेनल्टी आएगा डी लिमिटेड के लिए? तो एक बात बताओ, मैं पहले डी लिमिटेड की अगर बात करूं तो आपका अंडर रिपोर्टेड इनकम कितना माना जाएगा? सिर्फ 2 करोड़ माना जाएगा। 2 करोड़ इज अंडर रिपोर्टेड इनकम। आप टैक्स किस पे निकालोगे? पहले आप टैक्स निकालो 22 करोड़ पे, और उसमें से लेस करो 20 करोड़ का टैक्स। 20 करोड़ का जो टैक्स है वो लेस करो, जो भी बचेगा दैट टैक्स का 200% इज योर पेनल्टी। सो सरचार्ज ध्यान रखना, टैक्स रेट इज 25%. Here tax rate is by 25% because in the previous year 17-18 your turnover is up to 400 crore. In the previous year 17-18 your turnover is up to 400 crore. So here tax rate will be 25%. So I think 58,24,000 आया, 58,24,000 multiply by 200%. So 1,16,48,000. 1,16,48,000 will be your right answer. Done. ओके सर, 1 घंटा लग गया, सिर्फ 3 अभी तक अपने क्वेश्चंस हुए हैं, बट तीनों बहुत जबरे थे, जबरे वाले करके, ठीक है। तीनों में से तीसरा सबसे ज्यादा जबरा था, पहले और 2 तो ठीक थे, बट तीसरा वाला जो था जिसमें ये बहुत सारी कंपनियों का और 115 BAA BAB लाइक इसके साथ में 25% 30% सब टैक्स रेट में घुमा दिया यहाँ पे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, देखो क्या लिखा हुआ है। अब देखो आपके सिंपल वाले क्वेश्चन। ए लिमिटेड, अ इंडियन कंपनी बॉट बैक इट्स लिस्टेड शेयर फ्रॉम द शेयर होल्डर, एंड बी लिमिटेड इज इंडियन कंपनी bought back its unlisted share from the shareholder in the month of the March 2020. What are the tax consequences of buyback in hands of A Limited, B Limited? एक बात बताओ, डोमेस्टिक कंपनी बायबैक करती है तो उसका 115 QA में टैक्स भरना पड़ता है, 115 QA में टैक्स भरना पड़ता है। कौन सी रेट से? 20% का टैक्स रेट रहेगा, 12% का आपका सरचार्ज रहेगा, एंड 4% का आपका हेल्थ एंड एजुकेशन सेस रहेगा। तो 20% प्लस 12% प्लस 4%, इट्स कम्स टू द 23.296%। अब एक बात बताओ सर, ये सेक्शन जो 115 QA है क्या लिस्टेड शेयर पे भी लगेगा? आंसर इज यस। 5 जुलाई या 2019 या उसके बाद बायबैक होता है तो 5 जुलाई 2019 या उसके बाद बायबैक होता है तो दोनों पे लगेगा। तो इस केस में बेटा जो तुम्हारा लिस्टेड अनलिस्टेड दोनों पे लगेगा, तो इन सिंपल वर्ड बता दूं आपको, ए लिमिटेड बी लिमिटेड दोनों पे लगेगा। So additional income tax 23.296% of the distributed income is leviable in hands of A and B Limited, and income arising to the shareholder is totally exempt. सही है, A is the right answer. Next part. Mr. Ganesh and Rajesh, resident Indians, age 60 years है दोनों का, और इसका 80 years है, senior citizen है, respectively have not furnished their return of income, return ही फाइल नहीं किया इन लोगों ने। However, the total income assessed in respect of such year under section 144, मतलब 144 is basically 144 is a bad judgment assessment हो रहा है, इसका 8 लाख है और इसका 5 लाख है, ठीक है, respectively is penalty leviable under section 270A, and if so then what the quantum of the penalty? तो एक बात बताओ, रिटर्न फाइल नहीं किया और आपकी इनकम बेसिक एग्जामिशन से ज्यादा थी, तो उस केस में आपका अंडर रिपोर्टेड इनकम माना जाएगा। लेकिन एक बात बताओ, अंडर रिपोर्टेड इनकम माना जाएगा, अंडर रिपोर्टेड इनकम कितना माना जाएगा भैया? अंडर रिपोर्टेड इनकम जो आपका इनकम पकड़ा गया माइनस बेसिक एग्जामिशन कर दो वो अंडर रिपोर्टेड इनकम, और फिर आप उस पर टैक्स निकाल दो, जो टैक्स आता है उस टैक्स का 50% 200% पेनल्टी लगेगा। अब एक बात बताओ, पहली चीज तो मैं बताऊं कि जो तुम्हारा ये दूसरे वाला राजेश है, राजेश का 80 इयर्स का एज है, तो 80 इयर्स का एज है तो इसकी तो बेसिक एग्जामिशन ही 5 लाख है, तो आपकी इसकी इनकम ही 5 लाख है, तो इसको तो कोई टैक्स आएगा ही नहीं।
जब 80 ईयर्स का उसका क्या है, इनकम है। जब 80 ईयर्स जो है वो 80 ईयर्स का बेसिकली उसका 80 ईयर्स का एज है, तो उसकी बेसिक एग्जाम्पशन ही 5 लाख है, तो 5 लाख अंडर रिपोर्टेड इनकम अगर मान भी लो तो उस पर कोई टैक्स आने वाला नहीं है। दूसरे वाले का अंडर रिपोर्टेड इनकम कितना है, 8 लाख, तो 8 लाख पे आप पहले टैक्स निकालो और टैक्स का 50% आपको पेनल्टी पे करना पड़ेगा। तो एक बात बताओ, मैं 8 लाख पे अगर टैक्स निकालता हूं, सीनियर सिटीजन है, 60 का एज है, ठीक है, तो 60 का एज है तो 3 लाख इज अ बेसिक एग्जाम्पशन। सो 3 लाख टू 5 लाख 10,000 और 60,000, दैट इज द 70,000। 70,000 प्लस 4% करो, 72,800 मल्टीप्लाई बाय 50% comes to the 36,400। तो इसका 36,400 और दूसरे वाले का नील, so दूसरे वाले का नील, उसका कोई पेनल्टी नहीं आएगा क्योंकि उसका टैक्स ही नहीं आ रहा है। डन। नेक्स्ट पार्ट, Messrs X and Company and Y and Company are non-resident firm in receipt of the fees for technical service of 20 lakh each in the previous year 1920 from the Indian company A Limited in pursuance of agreement with the A Limited approved by the central government. X and Company does not have a fixed place of business in India, whereas the Y and Company has a fixed place of profession in India. And in context is effectively connected with such fixed place of profession, means whatever contract is basically effectively connected with the fixed place of profession. The revenue expenditure incurred by X and Company earned the FTS is 2 lakh and the following are the detail pertaining to the Y Limited. Y Limited की ये detail दे रखी है। Revenue expenditure incurred to earn fees for technical service is 3.5 lakh. But expenditure wholly and exclusively connected with fixed place of profession in India out of above amount is only 3 lakh. Amount paid by fixed place of profession to the head office otherwise than towards the reimbursement of the actual expenses not included in the above amount is a 1 lakh. Books of accounts maintained by under section 44AA, yes. And books of accounts audited and audit report furnished with the return of income is yes. What are the tax liability in India of X and Company and Y and Company for the previous year 1920 in respect of fees of technical service? एक बात बताओ, पहली चीज तो मैं आपको यहां पे एक चीज बताना चाहूंगा, ध्यान रखना, मैंने कॉम्पैक्ट में भी दे रखा है। आप अगर बात करोगे रॉयल्टी की एंड फीस फॉर टेक्निकल सर्विस, अगर किसी नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी को मिलती है तो वो कैसे टैक्सेबल होती है, उसके दो पार्ट। सबसे पहली चीज, क्या उसका पी इंडिया में है, और दूसरा उसका पी इंडिया में नहीं है। अगर पी इंडिया में है तो क्या होगा, पी इंडिया में नहीं है तो क्या होगा। अब एक बात बताओ, मैं इसको एक बार इधर लिख लेता हूं, पी इंडिया में है और पी इंडिया में नहीं है। पी इंडिया में नहीं है तो क्या होगा, और अगर पी इंडिया में है तो क्या होगा। पी इंडिया में नहीं है ना, तो उस केस में क्या होता है, सीधी एक सेक्शन लगती है 115 आपकी ए, और 115 ए क्या बोलती है कि जो भी तुम्हारा रॉयल्टी और फीस फॉर टेक्निकल है वो ग्रॉस अमाउंट जो है ना वो 10% से टैक्सेबल हो जाता है। इसके सामने कोई खर्चे अलाउ नहीं होंगे। 10% से आपका रॉयल्टी एफटीएस नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी के हाथ में टैक्सेबल हो जाता है 10% से, ठीक है। लेकिन अगर इंडिया में पी है तो फिर अपन क्या करेंगे, पी का पीएनडल बनाएंगे, और पी का पीएनडल बनाने के बाद, अगर पी है तो पी का पीएनडल बनाने के बाद जो भी यहां पे नेट इनकम आएगा वो आपका नॉर्मल टैक्स रेट से टैक्सेबल होगा। और ये सेक्शन कहां लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 44 डीए करके एक सेक्शन होती है, और 44 डीए में लिखा हुआ है। लेकिन एक चीज समझना, जब आप 44 डीए के हिसाब से वो पीएनडल बनाओगे ना, तो पीएनडल बनाते टाइम एक चीज ध्यान रखना कि भैया उसमें सिर्फ वो ही खर्चे अलाउ होंगे जो एक्सक्लूसिवली इंडियन बिजनेस से रिलेटेड है। जो एक्सक्लूसिवली इंडियन बिजनेस से रिलेटेड है वही खर्चे अलाउ होंगे, आलतू फालतू कोई खर्चे अलाउ नहीं होंगे। और एक और चीज समझना, जो पी ने हेड ऑफिस को कोई पेमेंट किया वो अलाउ नहीं होगा। पी ने हेड ऑफिस को कोई पेमेंट किया वो अलाउ नहीं होगा, बट एक्सेप्ट रीएंबर्समेंट ऑफ द एक्सपेंडिचर। अगर कोई रीएंबर्समेंट ऑफ द एक्चुअल एक्सपेंडिचर हुआ था वो अलाउ होगा, बाकी अलाउ नहीं होगा। अगर आप रेगुलर बैच है तो रेगुलर की बुक में आप देखना पीजीबीपी में 44 डीए है, वो दे रखा है मैंने। अब एक चीज समझना, तो मैंने आपको ये बोला था कि भैया जो पी है उसका जो पीएनडल बनेगा वो पीएनडल में खर्चे कौन से अलाउ होंगे, जो एक्सक्लूसिव इंडियन बिजनेस या प्रोफेशन से रिलेटेड है। जो इंडिया का पी है उससे एक्सक्लूसिव खर्चे अलाउ होंगे, और पी ने जो हेड ऑफिस को या किसी और पी को खर्चा दिया है वो अलाउ नहीं होगा। तो देखो आपसे पूछा है टैक्स कैसे लगेगा। अब इस क्वेश्चन में ये दोनों पार्टनरशिप फर्म है, मींस एक्स एंड कंपनी एंड वाई एंड कंपनी बोथ आर पार्टनरशिप फर्म। तो एक बात बताऊं मैं, दोनों पार्टनरशिप फर्म है और उनको एफटीएस मिल रहा है। इसमें ऐसा दे रखा है एक्स एंड कंपनी जो है वो उसका इंडिया में पी नहीं है। तो मैं बताऊं एक्स एंड कंपनी का पी नहीं है, तो एक्स एंड कंपनी जो है, एक्स एंड कंपनी, उसके लिए ग्रॉस रॉयल्टी 10% से टैक्सेबल होगा।
अब ग्रॉस रॉयल्टी 10% से टैक्सेबल होगा, तो एक बात बताओ, एक्सेंट कंपनी का ग्रॉस रॉयल्टी कितना है? 20 लाख है। तो 20 लाख जब आपका टैक्सेबल हो जाता है, और 20 लाख पे टैक्स रेट कौन सी रहेगी? ऑब्वियसली 10% रहेगी। इसके सामने 2 लाख का खर्चा किया है, बट वो अलाउ नहीं होगा क्योंकि ग्रॉस रॉयल्टी टैक्सेबल होता है। जो हमारी सेक्शन है ना 115A, 115AB, 115AC, 115AD, जो एनआर के लिए, एफआईआई के लिए, वहां ग्रॉस इनकम टैक्सेबल होती है, उसके सामने कोई खर्चे अलाउ नहीं होते हैं। अब एक चीज समझना, यहां 10% है वो टैक्सेबल होगा, तो 10% से टैक्सेबल करोगे तो कितना आ जाएगा? 2 लाख आ जाएगा। अब एक बात बताओ, सरचार्ज लगेगा या नहीं लगेगा? दैट डिपेंड्स ऑन द इनकम। बट ये पार्टनरशिप फॉर्म है, तो पार्टनरशिप फॉर्म में सरचार्ज तभी लगता है जब 1 करोड़ से ज्यादा का इनकम हो। मींस इनकम इज मोर देन 1 करोड़, तभी सरचार्ज लगता है। इन दिस केस सरचार्ज इज नॉट एप्लीकेबल, देयर इज नो सरचार्ज, सरचार्ज इज नॉट एप्लीकेबल। इज हेल्थ एंड एजुकेशन सेस इज एप्लीकेबल? आंसर इज यस। आपको हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगेगा कितना? 4%। तो ऐड करो यहां हेल्थ एंड एजुकेशन सेस @ 4%। सो 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 4%, इट्स कम्स टू द 8,000। सो टोटल कम्स टू द 2,08,000। 2,08,000। नाउ here Y and company is having the PE in India. Y and company is having a PE in India. So they will prepare the P&L account of the fee sports technical service and royalty. So P&L के क्रेडिट साइड में कितना आ जाएगा? 20 लाख रुपया। 20 लाख रुपया उनको मिला। अब खर्चे कौन से अलाउ होंगे? जो एक्सक्लूसिव इंडियन पीई से रिलेटेड है। तो देखो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इंकर्ड टू अर्न एफटीएस, लेकिन नेक्स्ट लाइन में दे रखा है एक्सपेंडिचर होली एंड एक्सक्लूसिवली कनेक्टेड विद द फिक्स प्लेस ऑफ प्रोफेशन इन इंडिया। तो इनका पीई से रिलेटेड खर्चा 3 लाख है, ये लेस हो जाएगा, इसको अपन लेस करेंगे। दूसरा, amount paid by fixed place, that is PE, to the head office but otherwise then way of the towards the reimbursement of the actual expenditure। यहां पे reimbursement of the actual expenditure नहीं है। अगर reimbursement होता तो अलाउ होता, बट ये reimbursement of actual expenditure नहीं है, तो इसको लेस नहीं करेंगे। तो मैं बताऊं, सिर्फ 3 लाख है वो आप लेस कर दो। तो यहां पे आप 3 लाख, इधर डेबिट में जो खर्चा है वो 3 लाख लेस करोगे, तो आपका 17 लाख इनकम बचेगा। अब एक बात बताओ, 17 लाख का इनकम है वो नॉर्मल टैक्स रेट से टैक्सेबल होगा। तो टैक्स रेट क्या रहता है? पार्टनरशिप फॉर्म है तो 30%, भले वो नॉन रेजिडेंट पार्टनरशिप फॉर्म है, उससे क्या फर्क पड़ता है? अगर वो फॉरेन कंपनी होता तो 40% होता। यहां दोनों पार्टनरशिप फॉर्म है, तो आप 30% की रेट से टैक्स लगाओगे और 4% हेल्थ एंड एजुकेशन से सरचार्ज नहीं लगेगा। तो आपका 17 लाख का 30% comes to the 5,10,000 plus 4%, it comes to the 5,30,400. 5,30,400 is your net tax payable. 5,30,400 is your net tax payable. So here 2,08,000 and 5,30,400 will be your right answer. So 2,08,000 and 5,30,400. देखो मैं बताऊं ना, कभी कभी अगर आपका एक आंसर आ गया तो दूसरा समझ लेने का, क्योंकि क्या होता है मेनी टाइम, जैसे मान लो इस क्वेश्चन में आपको सेकंड वाला पार्ट पता नहीं होता, बट पहले वाले का आपको 115A का प्रोविजन पता था कि ग्रॉस पे 10% निकालना है। तो देखो 2,08,000 यहाँ पे आ गया, तो इसके कॉम्बिनेशन में दूसरा वाला है, तो वो दूसरा वाला आपका अपने आप है, वो आपका आ जाएगा। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? यस। नाउ नेक्स्ट पार्ट, A Limited, a Indian company borrowed money from BINC, a country in B में एक कंट्री है, उससे BINC से पैसा उधार लिया है। C Limited in country C, D Limited, DINC in country D, E Limited in country, मतलब चारों से उधार लिया इन्होंने, और कुछ काम था नहीं, पैसे उधार लेते घूम रहे हैं ये लोग। The detail which are given there under, here under, B Limited, C Limited, D Limited, E Limited, सबसे उधार लिया है A Limited ने। अमाउंट बोरो कितना है? 15 करोड़, 25 करोड़, 25 करोड़, 15 करोड़। वाओ। इंटरेस्ट पेड इन द करंट ईयर, इंटरेस्ट कितना पे किया? 1.5 करोड़, 2.5 करोड़, 2.5 करोड़ एंड 1.5 करोड़। दैट इज टोटल इंटरेस्ट कितना हुआ? 3 और 5, 8 करोड़। सो टोटल इंटरेस्ट कम्स टू द 8 करोड़। 8 करोड़ इज टोटल इंटरेस्ट। इज इट इज एन एसोसिएट एंटरप्राइज ऑफ ए लिमिटेड? आंसर इज B Limited is yes, C Limited is no, but D Limited is yes. So I can say that here BINC and DINC are associate enterprise। एक सेक्शन आती है पता है इंटरेस्ट की लिमिट वाली, 94B, और 94B में कितना इंटरेस्ट अलाउ होता है? 30% ऑफ द EBITDA। EBITDA वाला याद आया आपको ट्रांसफर प्राइसिंग में। अब आगे क्या देख रखा है, देखो देखते हैं। BINC has provided a loan, provided guarantee of loan taken by A Limited फ्रॉम C Limited। ओ गाइस, यहां क्या बोला है पता है? आपने लोन C Limited से लिया है, मींस लोन आपने C Limited से लिया 25 करोड़ का, बट इसके लिए गारंटी आपकी एसोसिएट एंटरप्राइज ने लिया है। तो मैं बताऊं ये भी 40B में आ जाएगा।
ये भी 40B में आ जाएगा, क्योंकि जब इन्होंने आपकी एसोसिएट ने गारंटी दिया, आपने कहीं और से लोन लिया, तो वो भी 40B की लिमिट में आ जाएगा। चलो ये भी आ जाएगा, ये भी एसोसिएट से ही माना जाएगा। नेक्स्ट, DINC हैज डिपॉजिटेड द 15 करोड़ विद द ई लिमिटेड। यहां क्या लिखा है, DINC हैज डिपॉजिटेड 15 करोड़ विद द ई लिमिटेड। ये जो अपना एसोसिएट है, इसने इसको 15 करोड़ डिपॉजिट करवाया और उससे आपने लोन लिया। तो मैं बोलूं ये भी तो आ जाता है कि अगर आपके एसोसिएट्स ने वो मैचिंग अमाउंट डिपॉजिट करवाया और वहां से आपने लोन लिया, तो ये भी माना जाएगा कि आपने एसोसिएट एंटरप्राइज से ही लिया है। तो कुल मिला के मैं बोलूं चारों एसोसिएट एंटरप्राइज ही है, मतलब चारों यहां पे है, वो आपके उस इंटरेस्ट लिमिट में देखा जाएगा, दैट इज इंटरेस्ट टू ए वाले में आएगा। Earning before interest tax depreciation of A Limited for assessment year 2021 is 10 crore, means EBITDA 10 करोड़ है। What is the interest to be disallowed under section 94B? आपको disallowed वाला इंटरेस्ट निकालना है। तो disallowed वाले के लिए एक तो मैंने आपको बोला था कि दो तरीके हैं, दो वे है निकालने के, दोनों में से आप कोई भी फॉलो कर सकते हो। ICAI दोनों नॉर्मली फॉलो करती है। एक तो ये है कि आप EBITDA का 30% अलाउ है, 70% डिसअलाउड है। EBITDA का इंटरेस्ट 30% अलाउ है, 70% डिसअलाउड है। तो एक बात बताओ, यहां EBITDA कितना 10 करोड़ है, सो 10 करोड़ मल्टीप्लाई बाय 30% कम्स टू द 3 करोड़। 3 करोड़ इज अलाउड, टोटल इंटरेस्ट इज 8 करोड़, सो योर 5 करोड़ विल बी डिसअलाउड। दैट इज द डायरेक्ट वन आंसर। सेकेंड, आपको जो मैंने आपको बताया था, मैंने आपको क्या बोला था, आपको क्या करने का, दैट इज सबसे पहले लेने का डिसअलाउड आइटम। कैसे डिसअलाउड कितना निकालोगे, विच एवर इज लोअर, और डिसअलाउड निकालने के लिए पहले ले लो आप टोटल इंटरेस्ट माइनस 30% ऑफ EBITDA, और दूसरा इंटरेस्ट टू एसोसिएट एंटरप्राइज। हियर टोटल इंटरेस्ट कम्स टू द 8 करोड़ माइनस 30% ऑफ EBITDA इज 3 करोड़, सो बचा कितना 5 करोड़, एंड इंटरेस्ट टू एसोसिएट एंटरप्राइज इज 8 करोड़, लोअर कम्स टू 5 करोड़, सो योर डिसअलाउड इंटरेस्ट विल बी 5 करोड़। योर डिसअलाउड इंटरेस्ट विल बी द 5 करोड़। इस एग्जाम्पल में दोनों वे से आंसर सेम आ रहा है, बट ऐसा नहीं है कि दोनों, बहुत बार ऐसा हो सकता है दोनों मेथड से आंसर अलग अलग आ सकता है। सो 5 करोड़ विल बी योर डिसअलाउड इंटरेस्ट। नाउ नेक्स्ट पार्ट, M Limited and N Limited are Indian companies which have to pay interest 2 lakh and 1 lakh outside India to Mr. P, a non-resident, during previous year 1920 on the rupee denominated bonds issued in the January 2019 and April 2019। मीन्स दो कंपनी है, उन्होंने रूपी RDB इशू किया, और RDB एक ने किया जनवरी 2019 में इशू और दूसरे ने किया अप्रैल 2019 में इशू। Which of the following statement are correct relating to liability of M Limited and N Limited to deduct the TDS? TDS काटना है या नहीं? पहली चीज तो एक बात बताओ, RDB पे जो इंटरेस्ट मिलता है वो टैक्सेबल होता है? आंसर इज यस, 5% से टैक्सेबल होता है, और उसमें अगर सेज जोड़ोगे तो 5% प्लस आपका 4% कितना आता है, 5% प्लस 4% 5.2% आता है। लेकिन आपको पता है एक वो एग्जेम्प्ट वाला था, एक पर्टिकुलर पीरियड में मोदी जी ने लाया था कि इस पर्टिकुलर पीरियड में अगर आपने RDB इशू किया, इस पर्टिकुलर पीरियड में आपने RDB इशू किया, तो वो आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अगर आप कॉम्पैक्ट देखोगे तो कॉम्पैक्ट के सेकंड वॉल्यूम में आपको दे रखा है ऑन द पेज नंबर, मैं भी भूल गया वो डेट एग्जैक्टली, अगर आपको याद रहेगा तो आपको मैंने एग्जेम्प्ट इनकम का जो डिटेल दे रखा है ना, वहीं पे है एग्जेम्प्ट इनकम को, और मैंने वो ब्लू उसमें ग्रीन कलर से लिखा हुआ भी है। हाँ, ओ ये रहा, देखो ये वाला ऑन द पेज नंबर 68 अगर आपको दिख रहा होगा, इंटरेस्ट पेबल बाय इंडियन कंपनी और बिजनेस ट्रस्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ मनी बोरोड फ्रॉम द सोर्स आउटसाइड इंडिया बाय वे ऑफ द RDB एज रेफर्ड इन 194 LC ड्यूरिंग द पीरियड बिगिनिंग फ्रॉम 17 सितंबर 2018 टिल 31 मार्च 2019। तो एक बात बताओ, यहाँ टिल 31 मार्च 2019, तो ये पहला वाला जो है वो तो इंटरेस्ट आगे वाले के हाथ में एग्जेम्प्ट है। तो बेटा अगर वो आगे वाले के हाथ में एग्जेम्प्ट है तो TDS काटने की जरूरत नहीं, बट दूसरे वाले में TDS काटना पड़ेगा। तो मैं अगर आपको बोलूं कि यहाँ पे M लिमिटेड को TDS काटने की जरूरत नहीं है, N लिमिटेड को TDS काटना पड़ेगा। द C विल बी योर राइट आंसर। डन। चलो नेक्स्ट पार्ट, आपका क्वेश्चन नंबर 9, under which of the following cases will arm length price to be determined considering the median of the data set? एक बात बताओ, ये median of the data set वगैरह कब लेते हैं? पहली चीज तो एक बात बताओ, median
जो है मतलब 50%। एक तो क्या करते हैं अपन पता है, अगर तुम्हारा कोई भी एक से ज्यादा आर्म लेंथ प्राइस आ जाती है और अगर आपके डेटा सेट में 6 से कम वैल्यू है तो 6 से कम वैल्यू है तो वही एवरेज करके ले लेने का, और एवरेज और फिर वो देखने का कि आपका वो डिफरेंस वो 3% और वो सब वो छोड़ो। अब रेंज कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। रेंज कॉन्सेप्ट कौन सी मेथड पे लगता है आपको? कप पे लगता है, आरपीएम पे लगता है, एज वेल एज टीएनएमएम पे लगता है, और आपका क्या बोलते हैं प्रॉफिट स्प्लिट मेथड को छोड़ के सब पे लगता है। प्रॉफिट कप पे लगता है, मतलब प्रॉफिट स्प्लिट मेथड को छोड़ के सब पे लगता है। अब एक बात समझना, रेंज कॉन्सेप्ट में आप वो 35-65% की रेंज निकालते हो। अब वो रेंज निकालने के बाद जो तुम्हारा एक्चुअल ट्रांजैक्शन प्राइस अगर वो रेंज में आ जाता है, अगर एक्चुअल ट्रांजैक्शन प्राइस वो रेंज में आ जाता है तो एक्चुअल ट्रांजैक्शन प्राइस ही आर्म लेंथ प्राइस है। बट एक्चुअल ट्रांजैक्शन प्राइस अगर रेंज में नहीं फिट होता है, इफ योर एक्चुअल ट्रांजैक्शन प्राइस इज नॉट कम्स अंडर द रेंज, इन दैट केस मीडियन विल बी योर आर्म लेंथ प्राइस। जो मीडियम है वो आर्म लेंथ प्राइस होता है। तो वो कब आता है? जब वो रेंज में नहीं आ रहा हो। तो देखो क्या लिखा हुआ है, अगर मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड आपका मीडियम कब लेते हैं, अगर कप है और नंबर ऑफ एंट्री इन द डेटा सेट 5 है तो आप एवरेज कर लोगे भैया। 6 या 6 से ज्यादा है तब रेंज कंसेप्ट में मीडियम में जाते हैं, तो यहां पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट पार्ट आपको क्या लिखा हुआ है कि आपको क्या कब आपको मीडियन लेना है, ठीक है, मीडियन कब लेना है देखते हैं। आरपीएम में अगर 6 डेटा सेट है तो रेंज कॉन्सेप्ट लगेगा, यस। आगे क्या दे रखा है, डज द प्राइस एट विच द ट्रांजेक्शन इज अंडरटेकन फॉल विद इन द आर्म लेंथ रेंज बिटवीन 35 परसेंटाइल ऑफ डेटा सेट एंड एंडिंग विद द 65। वो रेंज में आ रहा है, देखो रेंज में आ रहा है तो मीडियम की जरूरत ही नहीं है, रेंज में आ रहा है तो मीडियम की जरूरत ही नहीं है, कोई मीडियम नहीं लेना है। अब यहां टीएनएमएम में 7 नंबर है डेटा सेट में, रेंज कॉन्सेप्ट लगेगा, बट वो मीडियम लेना है नहीं, क्योंकि वो रेंज में आ रहा है तो लेने की जरूरत नहीं। लेकिन लास्ट वाले में कॉस्ट प्लस में 8 वैल्यू है डेटा सेट में। इन डेटा सेट देयर आर 8 वैल्यूज, बट क्या वो रेंज में आ रहा है? आंसर इज नो, देयर इज नो दैट रेंज में नहीं आ रहा। जो आपका एक्चुअल ट्रांजैक्शन प्राइस वो रेंज में नहीं आ रहा है तो आपको मीडियन लेना पड़ेगा। सो दैट इज एप्लीकेबल इन केस ऑफ द पॉइंट नंबर 4। सो 4 विल बी योर राइट आंसर, दैट इज द पॉइंट नंबर 4 इज द राइट आंसर। पॉइंट नंबर 4 में सी, हाँ ओनली 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई थिंक लास्ट क्वेश्चन, या और भी एमसीक्यू? अरे भैया और भी है, बड़े एमसीक्यूज दे रखे इस बार तो, आरटीपी एमसीक्यूज है। देखो नेक्स्ट पॉइंट, लेकिन आपका काफी रिवाइज हो गया ना इससे। चलो, आकाश मेड द फॉलोइंग कैश विड्रॉल ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 1920। देखो कैश विड्रॉल करते हो तो ये शायद टीडीएस से रिलेटेड सेक्शन है कि बैंक ऑफ इंडिया। एक नई सेक्शन आई है 194N, एंड 194N क्या बोलता है, 1 सितंबर 2020 से आई है, सॉरी 1 सितंबर 2019 से। 1 सितंबर 2019 से के पूरे साल में मिला के आपने अगर 1 करोड़ से ज्यादा का किसी बैंक से कैश विड्रॉ किया तो उस केस में आपका 2% की रेट से बैंक टीडीएस काटेगी, ठीक है। लास्ट में पूछा क्या है वो देख लेते हैं। विच ऑफ द अबोव पेयर आर रिक्वायर्ड टू डिडक्ट द टीडीएस ऑन द कैश विड्रॉल, मतलब कौन सी बैंक टीडीएस काटेगी। तो देखो अगर मैं एक एक की बात करता हूं, पहली चीज तो ये सेक्शन 1 सितंबर से आई है, तो देखो 1 सितंबर के पहले के कैश विड्रॉल पे टीडीएस नहीं कटेगा, 1 सितंबर के बाद के कैश विड्रॉल पे टीडीएस कटेगा। और एक और चीज समझना, 1 सितंबर के बाद के कैश विड्रॉल पे टीडीएस कटेगा, लेकिन 1 करोड़ का लिमिट देखते टाइम आप पूरे साल का कैश विड्रॉल देखोगे। 1 करोड़ का लिमिट देखते टाइम आप पूरे साल का कैश विड्रॉल देखोगे। तो सबसे पहला देखो, एक बैंक ऑफ इंडिया को पकड़ते हैं अपन, ठीक है। तो बैंक ऑफ इंडिया 2 जगह पे है, एक तो यहां पे है और एक यहां पे। बैंक ऑफ इंडिया से पहले 70 लाख विड्रॉ किया और दूसरा 50 लाख विड्रॉ किया। और बैंक ऑफ इंडिया से किया क्या? नहीं, और बैंक ऑफ इंडिया से नहीं किया। तो बैंक ऑफ इंडिया से 2 कैश विड्रॉल है, 70 और 50। लेकिन एक बात बताओ, ये दोनों आपके जो है ना, ये तो 1 सितंबर से पहले है, ये दोनों 1 सितंबर से पहले, तो क्या इस पे टीडीएस कटेगा? अब आपका कितना है, 70 प्लस आपका 50 में 1 करोड़ 20 है, बट ये तो 1 सितंबर से पहले है तो टीडीएस नहीं कटेगा, क्योंकि उस टाइम तो ये सेक्शन थी नहीं। तो इन दोनों पे आपका टीडीएस नहीं कटेगा। दूसरी एससीबी लेते हैं अपन, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। सो एससीबी जो स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक है उसको मैं मार्क करता हूं रेड कलर से। पहला ये, दूसरा ये, एससीबी एससीबी एससीबी, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये। अब आप टोटल करो एससीबी से टोटल कितना विड्रॉ किया है। तो एससीबी से आपने पहला विड्रॉ किया था 45 लाख प्लस 15 लाख प्लस 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 15 लाख प्लस 15 लाख प्लस 15 लाख, ओ 1 करोड़ 5 लाख हो गया। तो यहां पे टीडीएस आएगा, आंसर इज यस, आएगा 1 करोड़ 5 लाख है। तो लिमिट देखते टाइम आएगा, और जो लास्ट का सिर्फ 5 लाख है वो 5 लाख पे टीडीएस कटेगा, तो यहां पे आएगा। तो मैं बता दूं एससीबी के केस में कटेगा टीडीएस, तो मैं यहां पे लिख लेता हूं एससीबी के केस में यस टीडीएस आएगा। उसके बाद रेपको बैंक, दैट इज कोऑपरेटिव बैंक है, उससे आपने पहले 60 लाख विड्रॉ किया,
मैं इसको और दूसरे कलर से मार्क करता हूँ, ब्लैक ये ले लेता हूँ, नहीं कुछ और ऐसा ऐसा, हाँ। रेपको बैंक, पहले आपका 60 लाख, कैल्सी में लो 60 लाख, 60 लाख, दूसरा 10 लाख, 20 लाख एंड 15 लाख। सो 60 लाख प्लस 10 लाख प्लस 20 लाख प्लस 15 लाख, ये भी 1 करोड़ 5 लाख हो गया। यस, इस पे भी कटेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो रेपको बैंक, उसके बाद एसबीआई बचा। एसबीआई से एक ही एंट्री है 10 लाख की शायद, राइट? और है क्या? अच्छा, एसबीआई से और है 75 और है, और 15 और है। तो 75, 15 एंड 10, तो 10 प्लस 75 प्लस 15, इट्स एग्जैक्टली 1 करोड़। 1 करोड़ से ज़्यादा है तो कैश विड्रॉ करना है, एग्जैक्टली 1 करोड़ है तो आपको इफ कैश विड्रॉ इज मोर देन 1 करोड़ तब आपको टीडीएस काटना है। 1 करोड़ तक ही है तो टीडीएस काटने की जरूरत नहीं, तो एसबीआई से नहीं कटेगा। तो दो पे कटेगा, एक तो स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक एंड वन इज द रेपको बैंक। सो राइट आंसर इज एससीबी एंड रेपको, 2 आर राइट, मतलब लाइक एससीबी एंड रेपको। नेक्स्ट पार्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर आर नॉट अपीलेबल अंडर कमिश्नर अपील। मीन्स ऐसा कौन सा ऑर्डर है जो आप सीआईटी अपील में लेके नहीं जाओगे, मीन्स सीआईटी अपील में नहीं लेके जाओगे, कहीं और जाओगे, या अपील नहीं होगी करके, ठीक है। अब एक बात बताओ, सबसे पहले एन ऑर्डर ऑफ पेनल्टी अंडर सेक्शन 271B फेलियर टू गेट अकाउंट ऑडिटेड, ये तो आपका ऑर्डर जो पास करता है वो कौन कर, टैक्स ऑडिट नहीं करवाई तो एओ पेनल्टी लगाएगा, अगेंस्ट जा सकते हो सीआईटी अपील, कोई दिक्कत नहीं। ऑर्डर मेड अंडर सेक्शन 163 ट्रीटिंग द असेसी एंड एजेंट ऑफ नॉन रेजिडेंट, अगर आपको नॉन रेजिडेंट का एजेंट डिक्लेयर कर दिया एओ ने तो आप जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट, ऑर्डर ऑफ असेसमेंट पास्ड बाय असेसिंग ऑफिसर इन परसुएंस ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द डीआरपी। एक बात बताओ, डीआरपी के डायरेक्शन से एओ ने ऑर्डर पास किया तो आप सीधा आईटेट जाते थे, याद आया कि अगर डीआरपी के डायरेक्शन से कोई भी ऑर्डर पास होता है तो डायरेक्टली यू विल मेक एन अपील टू द आईटेट, आप सीधा आईटेट जाओगे, आप यहां सीआईटी अपील नहीं जाओगे, आप डायरेक्टली कहां जाओगे, आईटेट जाओगे। तो इस केस में आप सीधा आईटेट जाओगे, तो ये सीआईटी अपील में नहीं जा सकता। बाकी असेसियन डिफॉल्ट बनाया, टीडीएस नहीं काटा, तो आप जा सकते हो सीआईटी अपील में, कोई दिक्कत नहीं है। चलो उसके बाद लास्ट एमसीक्यू, ग्रेट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट इन रिलेशन टू पावर ऑफ इनकम टैक्स अथॉरिटी टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन, कलेक्ट द इंफॉर्मेशन, ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना विच मे बी यूजफुल इन द पर्पस ऑफ द इनकम टैक्स। एक बात बताओ, अपन ने पावर जो देखे थे असेसमेंट प्रोसीजर में, क्या क्या पावर थे? एक तो 131 का पावर था, पावर ऑफ इंस्पेक्शन, डिस्कवरी, 15 दिन बुक्स रखना एंड ऑल दैट, वो पावर था 131 का। अगर एक 133A का पावर था सर्वे का पावर, 133B का पावर था दैट इज पावर टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन, वो जाएंगे और इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके लेके आएंगे, वो जाएंगे एंड इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके लेके आएंगे, दैट इज द 133B का पावर। और 133B में जहां पे बिजनेस एंड प्रोफेशन कंडक्ट होता है वहां जाके इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके आते हैं। क्या वहां से बुक्स वगैरह ला सकते हैं कि नहीं? बुक्स वगैरह नहीं ला सकते। और कौन से टाइम पे वो एंटर कर सकते हैं? ओनली ड्यूरिंग द टाइम व्हेन दैट प्लेस इज ओपन फॉर कंडक्टिंग द बिजनेस। तो देखो क्या लिखा हुआ है, which of the following statement are correct? पहला, the income tax authority can enter the place of business of the assessee only after sunrise before sunset। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, कलेक्शन के लिए सिर्फ ड्यूरिंग द टाइम व्हेन दैट प्लेस इज ओपन फॉर कंडक्टिंग द बिजनेस। द इनकम टैक्स अथॉरिटी मे एंटर द प्लेस ऑफ बिजनेस ओनली ड्यूरिंग द आवर्स एट विच सच प्लेस इज ओपन फॉर कंडक्टिंग द बिजनेस। यस, दिस इज द राइट सेंटेंस। थर्ड, द इनकम टैक्स अथॉरिटी मे इंपाउंड एंड रिटेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। नहीं कर सकते। एक बात बताऊं, अगर आप जब इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने जा रहे हो तो आप बुक्स इंपाउंड नहीं कर सकते, आप जो है वो बुक्स इंपाउंड नहीं कर सकते। एंड लास्ट पार्ट, द इनकम टैक्स अथॉरिटी कैन ऑन नो अकाउंट रिमूव और कॉज टू बी रिमूव फ्रॉम बिल्डिंग और प्लेस ही हैज एंटर्ड एनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड अदर डॉक्यूमेंट। यस, वो यहां से रिमूव नहीं कर सकते। सो दिस इज द राइट सेंटेंस। सो आई थिंक सेकंड एंड फोर्थ इज राइट। सो सेकंड एंड फोर्थ इज योर डी विल बी द राइट आंसर। उसके बाद डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन देखे तो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में तो कोई ऐसा कोई नया खास नहीं है। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, ये तुम्हारा आरहम सॉफ्ट्रॉनिक्स जो केस लॉ है उसके बेस पे है कि अगर आपने पहले जो है वो आपने 100% डिडक्शन ले लिया 80IC से रिलेटेड 5 साल में, आप 10 साल तक डिडक्शन ले सकते हो। तो भैया 7 साल फिर पहले 100% था, फिर आपने क्या किया कि लाइक 3 साल तक आपने जो लिया वो 25% लिया, फिर आपने कुछ एक्सटेंशन कर दिया तो वापस आप 100% ले सकते हो। आंसर इज यस, आप 2 साल 100% ले सकते हो। तो वो केस लॉ बेस्ड क्वेश्चन है। दूसरा आपका पीजीबीपी का क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, पीजीबीपी का क्वेश्चन है बड़ा वाला, आप देख लोगे।
ये ट्रस्ट का क्वेश्चन तुम्हारा एक्रिएटेड इनकम वाला, एक्रिएटेड इनकम आजकल तो फेमस है, एक्रिएटेड इनकम से रिलेटेड बार बार क्वेश्चन ये लोग पूछ रहे हैं, एक्रिएटेड इनकम 115 टीडी वाला करके, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा ये क्वेश्चन असेसमेंट वाला है, और उसने वो ये सेम क्वेश्चन है जो कंपाइलर में दे रखा है, आप देखोगे तो, ठीक है। उसके बाद आपका अपील कब कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्या रेमेडीज है। उसके बाद अगर 292 अगर आपने नोटिस ही इशू नहीं किया, तो नोटिस ही अगर मान लो असेसमेंट स्क्रूटनी करने के लिए नोटिस ही इशू नहीं किया, क्या ये क्योरेबल डिफॉल्ट है क्या 292 बीबी में बोल सकते हैं? नहीं भैया, ये केस लॉ बेसिक क्वेश्चन है, उसमें केस लॉ है, वो ये बोलता है कि आपने अगर नोटिस ही इशू नहीं किया, आप ये नहीं बोल सकते कि भाई चलेगा कोई बात नहीं, असेसमेंट पूरा हो गया, तो नहीं, आपको नोटिस इशू करना पड़ेगा। नोटिस इज अ मैंडेटरी थिंग, उसके बिना आप असेसमेंट नहीं कर सकते। उसके बाद ये सैलरी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, सैलरी से रिलेटेड बेसिकली नहीं बोल सकते, इसको DTAA से रिलेटेड बोल सकते हैं। सैलरी के कुछ पॉइंट है, बट ये सब चीजें हैं वो आपके टैक्सेबल है, ठीक है। जैसे बेसिक सैलरी टैक्सेबल है, DA टैक्सेबल है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस टैक्सेबल है, एज वेल एज द आपका मेडिकल अलाउंस है, ये भी टैक्सेबल है। ये सब चीजें आपके लिए टैक्सेबल है करके, ठीक है। आपने जो LIC के अप्रूव्ड पेंशन फंड में डाला है, इसका 80CC में आप डिडक्शन ले सकते हो। 2 लाख जो है वो मेडिक्लेम प्रीमियम आपने पे किया है उसके मदर के लिए, तो उसका आप जो है वो 50,000 का डिडक्शन ले सकते हो। अगर माताजी यहाँ पे है, वो आपकी माताजी जो है वो अगर सीनियर सिटीजन है, तो आप ये इसको देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। बाकी तो कुछ है नहीं अच्छा वाला, ठीक है। ये क्वेश्चन है वो आपका ट्रांसफर प्राइसिंग लगेगा या नहीं, ये वाली बात। सो दिस इज द कंप्लीशन ऑफ योर RTP। आप डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन देख लेना, मैंने आपको MCQs के जितने क्वेश्चन है, मैंने MCQs के क्वेश्चन आपको 1.5 घंटा लिया, 1.5 घंटे में करवाया। देखो मेन रीजन ये था कि आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि बार बार फिर आप मेल करोगे सर इस क्वेश्चन का आंसर कैसे आया, इस क्वेश्चन को कैसे किया गया, तो मैंने ट्राई किया कि फटाफट आपको समझाने के लिए, ठीक है। सो थैंक्स अ लॉट पीपल। और आपके लिए अनाउंसमेंट क्या था वो मैं बता दूं पहले। यस आपको बता दूं कि लाइक मेरा एक स्टूडेंट है, लाइक बहुत सारे स्टूडेंट है जो ऑब्वियसली CA बन चुके हैं, आप लोग भी इस टाइम में बनने वाले हो, और उसके बाद आप भी कुछ ऐसा नया करोगे। तो मेरे कुछ स्टूडेंट है जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उसमें से काफ़ी लोग रैंकर है, और काफ़ी लोग फर्स्ट अटेम्प्ट वाले हैं, काफ़ी लोग मल्टीपल अटेम्प्ट वाले हैं। सब लोगों ने मिलकर एक टेस्ट सीरीज़ के लिए पोर्टल स्टार्ट किया है। ये मार्केटिंग है, और मार्केटिंग के लिए मुझे कुछ नहीं मिल रहा है, मैं आपको पहले बता देता हूँ, ठीक है। मेरे स्टूडेंट्स है, जयपुर से है एक बंदा जो हमारे साथ काम करता है। आप जो डाउट पूछते हो, बहुत बार मैं रिप्लाई करता हूँ, बहुत बार वो रिप्लाई करते हैं। 2-3 लोग हैं, जैसे नयन है जो फर्स्ट रैंकर था, वो भी रिप्लाई करता है आपको, बहुत बार मैं भी करता हूँ, बिकॉज इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी कि मैं इतने सारे रिप्लाई कर पाऊँ, तो वो लोग भी मेरा साथ देते हैं। उन्होंने एक पोर्टल स्टार्ट किया है, दैट इज द स्टेप फ्लाई करके, अभय करके नाम है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है। उन्होंने अपना एक पोर्टल स्टार्ट किया जहाँ पे टेस्ट सीरीज होती है। तो टेस्ट सीरीज CA फाउंडेशन के लिए, CA इंटर के लिए, CA फाइनल के लिए बहुत सारे बच्चों को ये दिक्कत आती है कि सर हमको आता है बट हमको लिखने का प्रैक्टिस करना है। तो लिखने का प्रैक्टिस करना है तो आप इस वेबसाइट पे जा सकती हो, वेबसाइट नहीं है एप्लीकेशन है, अभी तक जो तुम्हारा गूगल प्ले स्टोर है वहां पे ये आपको एप्लीकेशन मिलेगा, और वो एप्लीकेशन पे आप जो पेपर है वो पेपर आप लिख सकते हो, उसका कोई चार्ज है वो वहीं पे आपको पता चलेगा। लेकिन मैंने उनको बोला कि नहीं, हमारे डायरेक्ट टैक्स के जितने भी बच्चे हैं वो उनको डायरेक्ट टैक्स का एक पेपर है वो फ्री देना पड़ेगा। तो आप लोगों के लिए डायरेक्ट टैक्स का पेपर मैंने बोला है, उन लोगों को मैंने भी पेपर को चेक किया है, अच्छा पेपर है। आप जब भी 3 घंटा निकालो और वो 3 घंटे में वो पेपर को सॉल्व करने का ट्राई करो, तो आपको वो पेपर और उसका सॉल्यूशन कहाँ पे मिलने वाला है, स्टेप फ्लाई पे जाओगे आप लोग, और ये गूगल पे आपका एप्लीकेशन है, वहां से डाउनलोड करोगे और उसमें DT का पेपर और उसका सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएगा। मैं ये चाहूंगा पहले आप पेपर लो, उसको खुद सॉल्व करने का ट्राई करो, फिर आप सॉल्यूशन देखो। उसमें उनका जो ये एप्लीकेशन है उसमें ये लोग जो MCQs रहते हैं उसके रीजंस वगैरह भी बताते हैं कि कौन से रीजन से क्या आंसर आया, क्यों आया, एंड ऑल दैट थिंग। सो अच्छा है, आप लोग एक बार ट्राई कर सकते हो, आप लोग एक बार देख सकते हो, ठीक है। सो थैंक्स अ लॉट पीपल, दैट्स इनफ फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे, और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। आई थिंक ये अपना आपके एग्जाम से पहले वाला लास्ट वीडियो, सर लास्ट वाले में भी आपने ये बोला था, ठीक है, बट कोई बात नहीं, ये समझ लो ये लास्ट वीडियो है आपके लिए। और शायद एक बार टाइम मिला तो मैं बता दूंगा लास्ट डे पे आपको कैसे पढ़ना है 2-3 दिन में, बट 3 दिन है, अब उसमें क्या बताऊं 3 दिन में कैसे पढ़ना है। पूरा पढ़ना है, जो कॉम्पैक्ट कंपाइलर है RTP MTP है वो ढंग से पढ़ने हैं, दोनों RTP पढ़ने हैं, ये वाला और मे वाला भी, और दोनों MTP जो इधर वाला अभी वाला MTP आएगा, पहले वाला MTP है वो भी आपको पढ़ना है, और पूरा बुक्स पढ़ना है। 3 दिन का टाइम है, आराम से पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो गाइस बाकी पढ़ते रहो, आपको मोटिवेट मैं करता रहता हूँ जब भी टाइम मिलता है। अब आपको खुद को मोटिवेट करना है, खुश रहो, पढ़ते रहो करके, ठीक है। थोड़ा नेगेटिव लोगों से दूर रहो, और जो अपना फोकस है, जो अपने को ये डिग्री चाहिए जिसके लिए इतने साल दिए हैं, कितने साल दिए, 4 साल दे दिए अपने, 4-5 साल,
किसी ने 6 साल दिए हैं, 7 साल दिए हैं। मैं आपको इतना टाइम देने को थोड़ी बोल रहा हूँ, अब तो मैं सिर्फ इतना ही बोल रहा हूँ, 1.5 महीना ही तो देना है। 1.5 महीना और दे तो बस, 1.5 महीना जो है मतलब 45 डेज जो आपके लिए बाकी बचे हैं, दैट्स गिव योर 100%। शानदार वाला दो, शानदार वाला मोटिवेट करो अपने आप को। उसके बाद हम पार्टी करने वाले हैं, पार्टी मैं स्पॉन्सर करूंगा। जैसे ही आपका एग्जाम आज हो जाता है, एग्जाम के बाद वी विल सेलिब्रेट, हम लोग पार्टी करेंगे और अच्छी पार्टी करेंगे, और आपके रिजल्ट के बाद तो बड़ी पार्टी करेंगे हम लोग, ठीक है। सो थैंक्स अ लॉट पीपल, आप लोग पढ़ाई करते रहो और बाकी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। मैं भी प्रे करूंगा भगवान से कि आप लोगों को फटाफट पास करे, ये वाले अटेम्प्ट में सब लोग पास हो जाए, ठीक है। चलो थैंक्स अ लॉट, थैंक यू।